सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये पार्ट 2 है। बेसिकली मैंने इसे वन शॉट में बनाने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा सोचा था कि हम वन शॉट में लेंगे, लेकिन क्योंकि टॉपिक थोड़े से वैसे हैं जिनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है उसमें, इसलिए मैंने जल्दीबाजी ना करूँ, इसलिए मैंने इसे दो हिस्सों में बांट लिया। पहले वाले चैप्टर को, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक चार्जेस को मैंने लास्ट टाइम वन शॉट में बताया। नहीं देखा आपने तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग वहीं से बनेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें पूरी डिटेल में भी बताऊँ और एक जगह पर बता दूँ चीज़ें, मतलब 10-10 वीडियो ना बने उसके लिए। इसलिए एक एक घंटे या 2-2 घंटे की मेरी क्लास हो रही है, ताकि एक ही जगह आपकी शुरू से साइकोलॉजी सेट हो उसके साथ, और फाइनली आप उसके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक आप पहुँच सके। इसीलिए आप इन चीज़ों को जरूर करना। मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस पहला करा दिया, दूसरा मैंने जो बांट रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीसरा मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बांट रखा है, और चौथा मैंने फिर उसके बाद कैपेसिटर बांट रखा है। इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटकर इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ोगे, 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, आपका आराम से सब कुछ फिनिश हो जाएगा। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की वन शॉट, और वेव ऑप्टिक्स की वन शॉट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन की, अल्टरनेटिंग करंट की, एटम्स की, न्यूक्लियाई की, इनकी वन शॉट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। जो बचे हुए चैप्टर्स जो इसके बाद होंगे फिर उनकी वन शॉट्स हम देखेंगे। आप में से कईयों की डिमांड रिक्वेस्ट जो आ रही थी वो रे ऑप्टिक्स वगैरह के लिए आ रही थी। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। दिस विल बी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने डेरिवेशन होते हैं रास्ते में वो सब कराता हुआ चलूंगा, और एक फीलिंग के साथ। इसलिए मुझे तो नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा, आपको दिख गया होगा कितने घंटे का वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं पता। इसलिए देखो यार, अगर हम समझना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, हम अच्छे से चीज़ों को कवर करें, तो आपको चाहिए क्या? यही चाहिए ना आपको, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वन शॉट ऑलरेडी बहुत से बने हुए यूट्यूब में। तो मैं क्या अलग कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। हमें भागना नहीं है, हमें वन शॉट की फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले एक बार हल्का सा देखते हैं इसको कैसे कहा जाता है, जो हमारे टॉपिक से पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे, वो पॉइंट चार्ज से कैसे होती है, डायपोल से कैसे होती है, इक्वल और लाइक चार्जेस से कैसे होती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कैसे निकलता है, इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकलता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे करके टॉर्क लगता है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो उस समय उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। अभी आपको सुनने में अजीब अजीब सी चीज़ें लग रही होंगी, सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं लगेंगी। ये 10 टॉपिक हम जब कवर कर लेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। जब मेरा वीडियो खत्म होगा तब तक आपको ये सारे 10 टॉपिक में बहुत क्लैरिटी होगी। अब वन बाय वन देखते हैं क्या है ये। मैंने यानी कि मेरा नाम प्रणव पांडे है। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें कंपटीशन के लिए, यानी कि आप नीट की या जेई की प्रिपरेशन अगर करोगे 12th के बाद भी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उसके लिए मैं नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है? और बाकी क्या करें यार, बाकी तो लाइक आप लास्ट में करना जब आपको पसंद आएगा। ठीक है? कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमने पूरा देखा था, तब मैं मानूंगा कि यार हाँ बात है। ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि स्टार्ट हर कोई कर लेगा, लेकिन फिनिश तक जो चले जाएगा वही तो टॉपर बन जाएगा फिर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ भी नहीं कह रहे, मैं बताता हूँ। देखो ये कहना चाह रहे कि कोई एक चार्ज है, मान लिया हमने कोई एक चार्ज रखा, इस चार्ज के चारों तरफ एक तरह का फील्ड क्रिएट हो गया। वो फील्ड की खास बात क्या है कि इस फील्ड में अब जो दूसरा चार्ज जब भी आएगा तो उसे एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का या कपल ऑफ चार्जेस का हो सकता है। मैंने 10-12 चार्जेस एक जगह पे रह गए तो उनके अपने अपने फील्ड जनरेट हो जाएंगे चारों तरफ। सिंपल सी बात, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे पता चलता है सर? क्योंकि मैग्नेट के एक पर्टिकुलर दायरे में जैसे ही लोहे का टुकड़ा आता है छोटा सा, तो उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाता है, या दूसरा मैग्नेट आता है तो वो अट्रैक्ट या रिपेल हो जाता है। क्या मतलब हुआ सर? कि वो मैग्नेट के एक दायरे में आ गया, दायरे के अंदर आ गया। इसको कहते हैं फील्ड। इस दायरे को क्या कहते हैं? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है सर? फील्ड का मतलब होता है ए काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होता है। फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये एक फोर्स ही है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्टिंग। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड आपने सुना होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपने सुना होगा, और आज आप सुन रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे कि हम एक पेन को पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, नीचे गिर जाता है। क्यों गिरा नीचे? क्योंकि इसको अर्थ के सेंटर ने अपनी तरफ खींच लिया, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि इस पे एक फोर्स लगा, लेकिन क्या वो फोर्स कॉन्टैक्टिंग फोर्स है? क्या अर्थ का सेंटर का हाथ बाहर से निकल के आया उसका खींच को ले गया? नहीं सर, ये फोर्स ऐसा है जो नॉन कॉन्टैक्टिंग है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट ने टच नहीं करा लोहे को, तब नहीं खींचा। मैग्नेट के आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट हो गया जिसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। यानी मैग्नेट के आसपास एक नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, जिसे हम फील्ड कह रहे हैं, वो जनरेट हुआ। गॉट इट? सिमिलरली किसी चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब ये सर कि चार्ज भी वही काम करता है जैसे ऑलमोस्ट मैग्नेट करता है। यानी चार्ज भी दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि
यानी कि अगर प्लस चार्ज है तो वो दूसरे प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो सब बातें यहाँ पर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत छोटी सी बात आपको फिलहाल समझ में आ गई है कि किसे कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा, इसलिए प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो ये कह रहे हैं कि थियोरेटिकली इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इनफाइनाइट तक रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल मैनर में ऐसा देखा जाता है कि एक लिमिट होती है उसकी। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक पर्टिकुलर दायरा है, ऐसा नहीं कि वहां 2 किलोमीटर में कोई लोहा है तो उसे भी खींच लेगा अपनी तरफ, ऐसा नहीं होगा, उसका एक अपना सर्टेन लिमिट होगी। लेकिन थियोरेटिकली हम देखते हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि हम ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। थियोरेटिकली कहने का मतलब है कि वो इनफाइनाइट तक लाई कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल मैनर में जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वो एक लिमिटेड दायरे तक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसको समझा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें क्लैरिटी देना चाहूंगा, और वो क्लैरिटी देने के लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दे दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या सर। मैं एक एनालॉजी हमेशा देता हूं ताकि हर स्टूडेंट को ये चीज अच्छे समझ में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या। ये मेरा खुद का बनाया हुआ एग्जांपल है, आपको पसंद आए तो देख लेना। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ना ये समझो कि यहां पर कहीं पर आग लगी है और ये सोचो कि यहां पर कहीं पर एक चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। दोनों एनालॉजी का मतलब उसके समानांतर एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि प्लस क्यू के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब कैसे समझे हम उसे। तो एक एग्जांपल मेरा है, एनालॉजी है, वो ये है कि एक जब आग लगी है सेंटर में, तो आप जानते हैं कि उस आग के आसपास, क्योंकि ठंडियों का मौसम भी है तो ठंडियों के मौसम में हम जानते हैं कि अलाव जलते हैं या आग वगैरह जलाती है तो उसके आसपास जाकर हम आग वगैरह सेकते हैं। तो क्या होता है, हम उसके आसपास जाते हैं, आग में हाथ तो नहीं डाल देते ना, नहीं सर ऐसी किसी बात कर रहे हैं, अब आग में थोड़ा ना हाथ डालते हैं। बस मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप आग के वो जो फील्ड है, वो जो हीट का जो फील्ड है बेसिकली, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे आग के, लेकिन आप खुद जानते हो, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कोई रोबोट नहीं है। हम जानते हैं कि हम आग के जैसे ही नजदीक आते हैं, हम थोड़ा सा 1 मीटर की दूरी पर भी होते हैं तो हमें पकड़ में आ जाता है, आग की एक हीट, एक सेंसेशन हमें आने लग जाता है, ठीक है। होली का दहन होता है, उसके चारों तरफ हम जाते हैं, हमें एक हीट का सेंसेशन फील होने लग जाता है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसके चारों तरफ बेसिकली एक काइंड ऑफ फील्ड बन गया हीट का, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अब वैसे ही मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके चार्ज के चारों तरफ भी एक तरह का फील्ड बनता है। इस वाले फील्ड को स्पेशली हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहे हैं, उस वाले फील्ड को आप चाहो तो हीट फील्ड कह दो, ऐसी कहने के लिए, ठीक है। तो सर हमें समझ में आया थोड़ा बहुत आपने जो कहा, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो, 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग में एक इंसान ये है जो यहां से जा रहा था, रोड में से होके जा रहा था, एक इंसान ये है। एक दूसरा इंसान ये है जो यहां पर है, एक दूसरा इंसान ये है, एक तीसरा इंसान है जो यहां पर है। ये 3 इंसान है। अब इन तीनों इंसान की आपको समझ में आ रही है सिचुएशन क्या क्या। वैसे ही मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, लेट से Q1 चार्ज यहां पर है, एक चार्ज मान लेते हैं यहां पर है, लेट से Q2 चार्ज यहां पर है, और एक चार्ज मान लेते हैं यहां पर है, लेट से Q3 चार्ज यहां पर है। सेम चीज मैंने ऐसी मान ली यहां पर भी। अब आप जानते हैं कि जैसे कि यहां पर ये आदमी जो ये खड़ा हुआ, ये पर्सन जो 1 है, ये पर्सन 2 है, जो पर्सन 3 है, इस पर्सन 1 की अगर आप बात करो तो ये उस दायरे से बाहर है। ये मैंने जो डॉट डॉट बना रखा है मतलब क्या है, मेरा ये दिखाने का मतलब है कि इस दायरे तक उसका इफेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे आग का। तो कहने का मतलब है कि पर्सन 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां आग लगी है नहीं लगी, क्योंकि उसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग इस तक आने तक उस फील्ड का इफेक्ट 0 हो गया, नल हो गया, फील्ड के बाहर हो गया इंसान, ये वाला। ऐसे ही करके अगर ये इंसान पोजीशन 2 पे आ जाए तो उस समय हम जानते हैं कि ये फील्ड में एंटर कर गया। जैसे ही फील्ड में एंटर होगा तो उसको महसूस होगा कि हाँ हीट सेंसेशन फील होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। सिमिलरली अगर ये बढ़ता बढ़ता और अंदर को चला जाए, यानी कि ये अंदर वाले सर्किल की तरफ चले जाए, जो मैंने इमेजिनरी सर्किल बना रखा है, तो उसको और ज्यादा हीट का सेंसेशन फील होगा। तो क्या आप एक बात समझ पा रहे हो, यहां पर वो चीज उसके लिए 0 है, यहां पर 0 नहीं है, और यहां पर भी 0 नहीं है सेंसेशन, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर सेंसेशन बढ़ गए। ऊपर कहने से मतलब क्या है, ऊपर मतलब क्लोज टू दी सोर्स, यानी कि वो जो फील्ड जनरेट कर रहा था, इस केस में हीट का फील्ड जो जनरेट करने वाला सोर्स यानी जो आग लगी है, उसके जैसे जैसे इंसान नजदीक लाएगा वैसे वैसे उसे क्या होगा, हीट सेंसेशन ज्यादा होंगे। सर तो बहुत ऑब्वियस बात बोल दी आपने, उतना ही ऑब्वियस है टॉपिक अपना। क्योंकि इसी तरीके से ये जो Q1 चार्ज है, इसको कोई भी फील्ड वगैरह कुछ भी फोर्स वगैरह एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज कायदे से प्लस को क्या करना चाहिए था, रिपेल, लेकिन इसे कोई कुछ नहीं कर रहा, तो इसको पता ही नहीं चल रहा कुछ फील्ड भी है। लेकिन जैसे ही ये इस पोजीशन पे पहुंचा, Q2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, इसको एक धक्का सा, एक पुश सा इसको महसूस होने लग गया, क्योंकि इसका नेचर प्लस है, और इसको महसूस होने लग गया कि मैं कहीं किसी के दायरे में आ चुका हूं। दिख तो कोई नहीं रहा, लेकिन एक इफेक्ट आ गया यार, एक वाइब से आ रही है मुझे, समझ रहे हो। तो इसको एक धक्का सा महसूस हो रहा जैसे ही अंदर एंटर किया, और इसने जैसे ही अंदर अंदर को जाना चालू किया, आप जानते हो Q3 पे वो धक्का और बढ़ जाएगा। कहने का कुल मिलाकर मतलब इतना कि Q2 से जैसे जैसे वो अप्रोच करेगा Q की तरफ, अंदर की तरफ, वैसे 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 उसका धक्का और तेज होता रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, सेम चीज आपको फिनोमिनल लग रहा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा एक बात और, अगर ये Q2 से घूमता हुआ इसी सर्किल में ही घूमता रह जाता चारों तरफ, तो इसको ना सेम अमाउंट ऑफ धक्का महसूस होगा। यानी कि जैसे यहां पर सोचो कि ये इंसान है, ये इस यहां पे आग सेक रहा है, एक इंसान यहां पे आग सेक रहा है, एक इंसान यहां पे आग सेक रहा है, इन सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड होने मिल रही है, यानी इन सबको एक अमाउंट ऑफ हीट का सेंसेशन फील होगा। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकमफेरेंस टाइप में हम कह सकते हैं कि उसको सेम हीट मिल रही है या सेम फील्ड इफेक्ट महसूस हो रहा है, इसलिए हमने उसे डॉट 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 लाइन से बनाया और हमने बोला कि ये एक पर्टिकुलर दायरा बना दिया। हाँ, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इफेक्ट है वो स्फेरिकली बाहर को आ रहे हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसका मतलब वो आपको भले ही सर्कुलर दिख रहा होगा लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। यानी एक चार्ज मैंने अगर यहां रखता हूं ना, तो चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर क्या बन सकता है, पूरा स्फीयर इज लाइक अ फुटबॉल, सर्किल नहीं कह रहा मैं, सर्किल मतलब जो सिर्फ एक प्लेन में कंटेन होता है, स्फीयर मतलब जो पूरे स्फीयर में पूरे स्पेस में कंटेन होता है। तो एक क्यू चार्ज को जब हम रखते हैं तो उस क्यू चार्ज के अराउंड अगर हम एक आर रेडियस का स्फीयर बनाएं तो इस स्फीयर के सरफेस में चारों तरफ सेम अमाउंट ऑफ सेंसेशन फील होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हो चाहे वो एग्जांपल वाले हीट फील्ड के हो। शायद आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे होंगे सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं सर, सिंपल है। चलिए ठीक है, तो मुझे फिलहाल ये समझ में आया। अब हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो क्या है टॉपिक है, एक मिनट में दिखाना चाहूंगा आपको हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है सर ये वाला, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, या जनरली कभी कभी से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह दिया जाता है, इसको मेजर करने के लिए कोई सर आपने पैरामीटर सेट किया है क्या? मतलब क्या कि मतलब हम कैसे बताएं कि इस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है? तो इसके लिए सर हमने एक टर्म डिफाइन किया, इसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल ई से इसे रिप्रेजेंट किया। होती क्या है सर, ये सिंपल सी चीज होती है कि ये भी अ काइंड ऑफ फोर्स ही है, क्योंकि फील्ड है और फील्ड क्या होता है, मैंने कहा नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, तो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स है सर? ऐसा फोर्स कि जैसे ये क्यू चार्ज है, मान लेते हैं यहां पर रखा हुआ एक क्यू चार्ज, यहां पर रखा हुआ, हम देखना चाह रहे हैं कि सर्टेन डिस्टेंस आर पर हम गए, हम पता करना चाह रहे हैं कि यहां पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं, टेस्ट चार्ज को हम जनरली क्यू नॉट कहते हैं, बहुत छोटा चार्ज होता है, सिर्फ एक्सपीरियंस करवाने के लिए लाया जाता है इसे, ये टेस्ट चार्ज है हमारा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इसे कितना फोर्स महसूस हो रहा है इस क्यू नॉट चार्ज को, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये एक फोर्स ही का काइंड है, यानी कि दिस इज व्हाट E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, सिर्फ फोर्स की बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं पर यूनिट चार्ज को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि हो सकता है इस दायरे पे क्यू नॉट के साथ और 2 4 5 6 चार्ज हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम यूनिट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं कि यूनिट चार्ज को कितना फोर्स महसूस होगा, उसी को हम कहेंगे। जैसे मैं मैंगो लेने गया, मुझे 50 मैंगो मिलने 5 मैंगो मिलने 50 रुपए के, तो मैं सिंपल हिसाब लगाऊंगा कि यूनिट मैंगो का प्राइस 10 रुपए है, तो वो जो यूनिट मैंगो का प्राइस है, वैसे यहां पे यूनिट फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यूनिट फोर्स को ही हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये होता है। फोर्स कैसे निकलता है? दो चार्जेस के बीच में, हमने लास्ट टाइम देखा हुआ कि सर के क्यू और दूसरा चार्ज क्यू नॉट है अपॉन आर स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस, और क्यू नॉट हमने लेना है तो ये कट गया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या समझ सकते हो सर? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सबसे पहली बात तो ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज और इट डजंट डिपेंड ऑन द अनदर चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना प्लीज, ये क्योंकि यहीं पे होती है जहां पे बातें बोलनी पड़ती हैं, बाकी और सिंपल होती है चीजें। इधर देखो प्लीज, आप मुझे एक बात बताओ, ये पर्सन 3 या पर्सन 2 अगर यहां पे मौजूद ना भी होते तो क्या फील्ड होता नहीं वहां पे? आप क्या बोलते हो? ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही उसने देखा आदमी मेरी तरफ आ रहा है, चलो आग छोड़ने लग जाओ, हीट छोड़ने लग जाओ, वरना बैठे रहो स्लीपिंग मोड में, ऐसा तो नहीं होता? नहीं होता सर। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है ये जो फील्ड्स है, यानी कि जो सर्किल 1 टाइप का आपको दिख रहा है, बेसिकली वो स्फीयर है, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3 टाइप के दिख रहे हैं, इनमें जो फील्ड जनरेट हुआ है वो डिपेंड नहीं करता कि उसे कोई एक्सपीरियंस करने आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कुछ इसमें अमाउंट फिक्स है कि मैं यहाँ पे भैया 50 यूनिट की आपको हीट प्रोवाइड करूंगा एक बारी के लिए, ये बोलता है मैं आपको 100 यूनिट की हीट प्रोवाइड करूंगा, सॉरी वो कम होगी ना क्योंकि बाहर की तरफ जा रहे हो, तो बोलेगा मैं आपको 20 यूनिट की, ये बोलेगा मैं आपको 10 यूनिट की हीट प्रोवाइड कर सकता हूँ, एग्जाम्पल ये समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब तक कोई इंसान आएगा नहीं वहां पे 20 यूनिट की हीट प्रोवाइड हो नहीं रही होगी, हो रही होगी। इसका मतलब क्या कि सर जो फील्ड है वो डिपेंड नहीं कर रहा टेस्ट चार्ज पे, एक्सपीरियंस करने वाले पे, वो होता रहेगा। वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स पे। आप सोर्स की लाइट को, फ्लेम को कम कर दो या ज्यादा कर दो, इसके कारण फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। एग्जैक्ट काम यहां पर भी हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। यानी आपको दिख रहा होगा कि वो सिर्फ क्यू पर डिपेंड कर रहा है, करना ही चाहिए सर,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स पर डिपेंड होना चाहिए। सोर्स के चार्ज के अमाउंट को कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम, फॉर्मूला कह रहा है। ज़्यादा करोगे सोर्स के चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा भी बढ़ जाएगा। अब वो डिपेंड नहीं करेगा कि सामने बैठ कौन रहा, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसी चीज़ को हम देखिए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्ज है, ये है हमारा सोर्स चार्ज प्लस क्यू से, और एक हमने ले लिया टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं जो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, बस हम सिर्फ उसे एक्सपीरियंस करवाने के लिए ला रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं नेग्लिजिबल अमाउंट का? क्योंकि सर अगर क्यू नॉट पर फोर्स लगा रहा है तो क्यू नॉट भी क्यू पर फोर्स लगा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब जब ये बहुत छोटे अमाउंट का है तो इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि इसका इफेक्ट प्लस क्यू पे नहीं पड़ पा रहा, हमारे मेन चार्ज पे नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार छोटा है छोटा है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस लेटेस्ट से आर, हमने इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया। अब आप जानते हैं कि क्यू नॉट चार्ज पर एक बाहर की तरफ फोर्स पड़ेगा क्योंकि रिपल्सिव नेचर का। इस फोर्स का अमाउंट क्या होता है? कूलम्बिक लॉ से, यानी कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर निकलेगा अगर आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो इसको एक बार देखते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है। सेकंड, अगर ये Q जो हमने सोर्स चार्ज लिया ये प्लस ना होके माइनस का होता तो क्या होगा सर? तो सर वही होगा, टेस्ट चार्ज फिर से लेंगे हम, लेकिन इस बार जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहां की तरफ होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ये माइनस इस प्लस को खींच रहा होगा। तो आप शायद समझ पाए होंगे इतनी बात जो मैंने बताई। ये Q मैंने बता दिया आपको सोर्स चार्ज है, Q नॉट को हम एज अ टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, F उस Q नॉट पर एक्सपीरियंस होने वाला कूलम्बिक फोर्स है, और बाकी E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान रखना, सिर्फ Q नॉट पर फोर्स नहीं पड़ रहा, फोर्स Q पर भी पड़ रहा है, फोर्स Q पर भी पड़ रहा है। लेकिन हमने बोला कि Q इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट का है कि उस पर फर्क नहीं पड़ पा रहा उतना, लेकिन वो इतना हल्का अमाउंट का है कि Q नॉट अट्रैक्ट या रिपेल हो पा रहा है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं तो सन नहीं घूम पा रहा, भले सन पर भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है। शायद आप मेरी बात को समझोगे। इस चीज को फिलहाल के लिए रहने दो, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इस पे, रहने दो इसे। लेकिन सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है जो भी ऊपर बताई थी मैंने, वो क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज, F इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। बहुत क्लैरिटी है सर कि टेस्ट चार्ज को रखना है वहां नीचे, और जैसे ही आप इन सब की वैल्यूज डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। क्यों? अच्छा, ये आपको समझ में अभी, चलो अभी मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, अब इसमें जो बात यहां पे कही गई है उसे एक बार पढ़ लो। द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वेनिशिंगली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंट शुड नॉट। मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी ये बातें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेस्ट चार्ज मतलब हम एक बहुत छोटे अमाउंट का, उसका जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है वो ले रहे हैं, ताकि उसका इफेक्ट हमारे मेन चार्ज पर न पड़ पाए। एक बात समझ में आ गई आपको? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर एक लगे हाथ बात बता देता हूं, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि ये चीज़ बार बार आती है कुछ नहीं, वैसे इसका रोल ज़्यादा नहीं है, रोल तो सिर्फ इसी बात का, अगर आपको यही बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसी का रोल है, बाकी उस पर ज़्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन फिर भी देख लो एक बार, आपको याद है क्या मैंने लास्ट टाइम बताया था एक बार रिवीजन के पर्पज से? देखो, फोर्स क्या होता है सर? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है सर फोर्स। लेकिन फोर्स तो सर डायरेक्शन भी रखेगा क्योंकि वो वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होती है सर? आर कैप होती है, आर गैप होती है। बहुत क्लियर है। क्यों 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 बोला सर आपने ऐसा? क्योंकि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी इसके अलोंग। और इसके अलोंग क्या मतलब? अगर आप इसे r वेक्टर मान लेते हो तो r वेक्टर के यूनिट के अलोंग, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मैंने कल ही वेक्टर अलजेब्रा का एक वन शॉट डाला है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडेंट से, अगर आप मेडिकल के बच्चे भी हैं कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ी होती, वो चैप्टर को जरूर देख लिया करो। अगर आपने देखा हो तो आपके लिए मजाक हो जाए जो बातें मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये बातें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए मैं जबरदस्ती डिस्कस कर रहा हूँ उसको अभी, कि किसी को ये ना लगे क्या लिख दिया। फिलहाल ये जो यूनिट वेक्टर है, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर यानी यूनिट मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन देने का काम करता है आर के अलोंग। अब वो डिपेंड करेगा कि फोर्स रिपल्सिव है तो आर पॉजिटिव होगा, आर क्या अदरवाइज नेगेटिव होगा, सब बातें। और इस यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे हैं? ये फॉर्मूला होता है। आप देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, जैसा कि मैं कह रहा हूं मैंने वन शॉट में करा, अगर आप क्यूरियस हैं तो आप वहां से देखें, अदरवाइज रटें फिर, क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं है दूसरा। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, स्कूल में क्या होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स वाले टीचर कहते हैं कि यार आप ना रट लो बायो वाले, क्योंकि वो मैथ्स जनरली नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं फिलहाल मैथ्स भी क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि कैसे कैसे तैयार करो दोनों को एक साथ। फिलहाल अगर आप उस वैल्यू को लिखोगे ना Q1 Q2 और आर कैप की जगह आर वेक्टर लिख दोगे और नीचे आर स्क्वायर और वो आर मिलके आर क्यूब हो जाएंगे, तो वो चीज आपको नीचे यहां पर दिखाई देगी आगे कहीं पर। अभी तो उन्होंने सिंपल फॉर्मेट वही लिखा जो मैंने लिखा, आगे आपको ये भी दिखाई दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि आर क्यूब कैसे आया। ठीक है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करता है, बात मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंस Q नॉट इज टेकन पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेरी बात सुनना, ये क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने सोर्स चार्ज लिया, जो कि आपका प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज जो कि हम हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, जो भी होगा, खैर ये तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपने आर डिस्टेंस पर वो टेस्ट चार्ज लिया, तो बोल रहे हैं कि कन्वेंशन हमने ऐसा बना रखा है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, यानी कि हमेशा हम इसको Q नॉट को पॉजिटिव नेचर का ही अज्यूम करेंगे हमेशा।
जिसके कारण हमें क्या दिख रहा है कि प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन काइंड ऑफ फोर्स ही है, वो फोर्स ही एक तरह का। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे शायद आप लोग। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि फोर्स वहीं को पड़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं को जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस बार बाहर की तरफ है। लेकिन अगर सोचो एक बारी के लिए कि अगर ये चार्ज प्लस की जगह माइनस क्यों हो जाता मेन चार्ज हमारा, तो ये तो हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस समय वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस समय फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फिर ये हो जाएगा। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, देख लो नहीं दिख रहा तो अगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो कह रहे हैं क्योंकि क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव, क्योंकि क्यू नॉट हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्यू नॉट, ठीक है। अगर इन्होंने नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। देखो मैंने तो आपको जो चीज बताई वो तो मैंने बताया कि सोर्स चार्ज को रख के, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम टेस्ट चार्ज को बदल के क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट कर दे, सोर्स चार्ज को वैसे ही रहने दें, तो आप समझ ही रहे हो। कुल मिला के पूरी कहानी में बात इतनी है कि फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और फोर्स का डायरेक्शन हर कोई जानता है कि प्लस प्लस रिपल होंगे, माइनस माइनस रिपल होंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, मतलब लाइक लाइक वाले रिपेल करेंगे, लाइक अनलाइक वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बस वही सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं बार बार आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ, इवन हमने पीछे दिखाया भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। एंड डायरेक्शंस आर यूनिकली डिटरमिन्ड एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड, क्लियरली बात है। अभी मैं समझाता हूं आपको इसको क्योंकि इन चीजों को मैंने आगे लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होनी चाहिए सर, यूनिट क्या होगी, फोर्स न्यूटन होता है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, न्यूटन पर कूलम होनी चाहिए, तो इसलिए वही लिखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिर से प्रैक्टिस कर लो। ये क्यू चार्ज है जिसे हम सोर्स, सॉरी ये क्यू चार्ज है जिसे माय डियर हम क्या कह रहे हैं, सोर्स चार्ज है सर, एक क्यू प्लस ले लेते हैं, और यहां से कहीं आर डिस्टेंस पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिस पॉइंट चार्ज की बात की जा रही है वो पॉइंट चार्ज ये है, ये इसके कारण इसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, उसके लिए हमने आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज को ले लिया, टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट। हमने देखा कि प्लस क्यू उसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। हमने क्या किया, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, पीछे देख के आए हम कि फॉर्मूला बन रहा है फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अभी तो मैंने आपको बताया फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q0, सॉरी Q1 बोलने की जरूरत नहीं, क्यू बोल दो सिंपल, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, और ये वाला Q0 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मेरी बात आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये दोनों अल्टीमेटली कट जाएंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। और मैं आप पे इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं इस बारे में, मैं आपको इस बारे में ऑलरेडी एक बात बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब देखो मेरी बात सुनना, जब आप यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हो ना, तो सामने वाला आपसे पूछेगा डायरेक्शन क्या है, दिख क्यों नहीं रही सामने, फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल आर कैप लगा दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देने का काम करता है। आपको मजा नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, आप वेक्टर हटा लो, सिंपल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख लो। अब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हो, उसका मतलब ये समझ में आता है। और ऑलरेडी डिस्कशन हम इस पर कर चुके हैं, क्या सर, हम कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करता है सिर्फ सोर्स चार्ज पर करता है, और उसका हमें क्लैरिटी है। जैसे आग जो लगी रहती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कल को आप यहाँ पे आके बैठोगे तो मैं फिर अपनी हीट फेंकूंगी, वो कंटिन्यूअसली हीट फेंकती रहती है, यानी कि वो जो हीट का अमाउंट है उस पर्टिकुलर दायरे में वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बस वो क्यू। और दूसरा अगर आप देखो ये आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब आर बढ़ने पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बिल्कुल सही बात है। आग लगी हुई है और आप उससे दूर दूर जा रहे हो, यानी आर बढ़ा रहे हो, क्या आपको आग ज्यादा महसूस होगी, नहीं सर कम महसूस होगी, बस वही चीज है कि आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते रहते हो तो स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, यानी आप 2 डिस्टेंस दूर जाते हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाता है। आप 4 यूनिट दूर जाते हो वो 16 गुना कम हो जाता है। समझ रहे हो आप कितना एक तरह से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इसलिए एक लिमिट में जाने पर आप 10 मीटर आगे गए वो 100 गुना कम हो गया। समझ रहे हो आप, तो इसलिए वो वीकर होता रहता है जितना आप दूर जाते रहोगे। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ को जस्टिफाई कर रहा है। इसी चीज को आप यहां पर देखो, जो मैंने बातें आपको बताई है, ठीक है, वही सब चीजें, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में चीजें रखी हुई है। वैसे मुझे रब कर सकता था मैं इसे, लेकिन देख लो प्लस क्यू है वहां पे, ये इसमें कुछ खास बातें नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, आपको ना मैंने जो किया वो आपने नोट कर लिया होगा, इसे हटा देता हूं। अब मैं आपको थोड़ा हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ नहीं है, फिर सिर्फ ये हल्के से बता रखा है आपको, इसमें कोई नहीं उलझेगा क्योंकि सारी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो हमारा सोर्स चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है वो ये है, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, ये क्यू नॉट पे फोर्स बाहर की तरफ को मारेगा। इसका मान लेते हैं पॉइंट पी है, वो जिस पॉइंट पर मैं बातचीत कर रहा हूं उसका कोऑर्डिनेट XYZ है, बस हो गया। आप मुझे बताओ क्या मैंने कुछ नया कहा यहाँ पे, सर ये बिल्कुल आपने सेम टू सेम बात कही,
क्योंकि इतना तो कूलम्स लॉ होता है, आर कैप सिर्फ डायरेक्शन लगाने के लिए मिलता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर डायरेक्शन लगाई थी, डायरेक्शन नहीं लगाते तो नहीं लिखना पड़ता, इसीलिए उन्होंने यहां पर इसको सिंपल ये लिख दिया। अब ये कैसे लिख दिया सर मैंने आपको पीछे बताया था कि आर कैप यानी यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर को डिवाइड कर देता है, मैग्नीट्यूड से होता है, तो अगर वो आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर बोलेंगे तो वो आर इस आर स्क्वायर को आर क्यूब कर देगा, इसलिए हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है सर, वो तो हमने पढ़ा एफ अपॉन क्यू नॉट होती है, तो एफ अपॉन क्यू नॉट में एफ की वैल्यू डालो, क्यू नॉट से डिवाइड करो, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल से क्यू नॉट हटा दो, इसमें से जो कुछ बचा वो आपका आंसर है, क्योंकि क्यू नॉट ने काट दिया। तो ये एक तरह से आपका रिजल्ट आ गया बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में, एकदम डराने वाली फॉर्म में। ये आर लिख रहा होगा, ये बताना चाह रहा है कि ई इज द फंक्शन ऑफ आर, यानी आर का फंक्शन है ई। ठीक है, किसी सोर्स चार्ज तो फिक्स हो गया, वो तो बदलेगा नहीं। अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिपेंड करेगा आर पर, कि आप कितना दूर कितना पास हो, जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर और कुछ नहीं हो सकता, इसी चीज को उन्होंने वापस से खोल के ऊपर वाले की तरह लिख दिया, क्योंकि आप जैसे आर वेक्टर को क्या बोल सकते हो इस बारे में, ये बोल सकते हो ना आर कैप इंटू आर टाइप का, बस उन्होंने यही बोल दिया आर वेक्टर को आर कैप इंटू आर, और एक आर ने नीचे वाले आर को काट दिया, फिर से वापस वो बन गया। ये खाली फालतू की फॉर्मेलिटी है, ये कुछ है नहीं, ये खाली आपको उलझाने वाली चीजें हैं जो यहाँ पे करी है, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको जब मैं पीडीएफ दूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप खुद सोचो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए। सर जैसे जैसे आप इधर देखो, इस फॉर्मूले से क्या आपको नहीं लग रहा कि ई जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में, आर स्क्वायर के और ई के बीच में, इनके बीच में इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी सिंपल सी बात, आर स्क्वायर बढ़ेगा तो ई घटेगा, क्योंकि आर स्क्वायर बढ़ेगा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई घटेगा, इसलिए ग्राफ कैसा होना चाहिए आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होना चाहिए। यानी आप खुद सोचिए आगे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसको देखो कम हो रहा है कि क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है सर, गिर रहा है 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 गिर रहा है। अब वो देखो प्रैक्टिकली वो उसे जीरो नहीं कर रहे, क्योंकि वो जीरो तब हो जाएगा जब वो चिपक जाएगा इस लाइन से, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसे जीरो नहीं कर रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो जीरो हो ना, वो जीरो कहां पे होगा आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा, आप थोड़ा सा भी मैथ्स लगा सकते हो तो आप समझोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगा जब आर इन्फिनिटी होगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं कह सकते, इन्फिनिटी का मतलब कभी नहीं होगा, एक तरह से अनंत में होगा, तो मैथ्स तो ऐसा कहती है कि वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, मतलब ऑलमोस्ट कभी नहीं होगा। जैसे ट्रेन के रेलवे ट्रैक कहां पे मिलते हैं सर, इन्फिनिटी पे मिलते, कहीं नहीं हो, बोलने का तरीका प्यार से मना करना, मैथ्स में लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो मना नहीं करते किसी चीज को, बोलते हैं इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, खुश रहो, मिलेगी कहीं नहीं। वैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा सर, इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी कहीं होता नहीं, इसका मतलब कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं कभी, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा, भले ही आपको वो महसूस ना हो, आपको दिखे ना, इतना क्षीण हो जाए वो, आपको महसूस ना हो, लेकिन वो होगा। और बात वैसे सही भी है उनकी, जैसे आपने एक पत्थर में, एक तालाब में एक पत्थर डाला, पत्थर की रिपल्स जनरेट हुई, बहुत गहरी गहरी दिख रही है, एक बार वो इतनी ज्यादा वो हो गई, इतनी ज्यादा फैल गई, इतनी विलीन हो गई, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आपकी आंखों में इतनी तीक्ष्णता है तो आप देख पाओगे कि अभी भी जा रही है। एक घंटी बजी टन करके, अब वो घंटी बजी टन ना, आपको साउंड आया, फिर धीरे धीरे साउंड कम हुआ, साउंड विलीन हो गया, लेकिन वो आपके कानों की क्षमता कम हुई है, देखा जाए तो वो आपके कानों की क्षमता कम हुई है कि उसको भी डिटेक्ट करने की, वरना वो एक बार जो अपने घंटी बजा दी वो अनंत समय तक बजती रहेगी, अनंत समय तक, वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसके लिए उतना इंस्ट्रूमेंट में उतनी इफिशियंसी चाहिए जो हमारे कानों में नहीं है। बस वैसे ही कुछ बात यहाँ पे बोली जा रही है, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सर बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से बताया। तो कुल मिलाकर के हमें फिलहाल जो बात समझ में आई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है स्फेरिकली सिमेट्रिक। मैंने पहले ही बोला था कि आर डिस्टेंस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, नीचे भी, यहां भी, और इन सबको अगर आप मिलाओगे क्या बनेगा, स्फीयर, क्योंकि आर डिस्टेंस पूरे स्फीयर में, इसलिए इसे स्फेरिकल सिमेट्रिक कहा जाता है। कई बार चीज पूछी जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, क्यू इज लेसर देन जीरो तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। सर समझ नहीं पाए, लेकिन हम आपकी बात को, कोई दिक्कत नहीं, यहां समझ लेते हैं। देखो पहले मैं समझा ही देता हूं आपको, वरना आपको ना उसमें डाउट हो जाएगा। इधर देखो, देखिएगा सर मैं समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने टॉपिक को इंडिपेंडेंट लिया, कोई चक्करबाजी नहीं है, आराम से समझो प्लीज यार टॉपिक को, एग्जाम होते रहेंगे। देखो इधर मेरी बात सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज है, अभी इसे मैंने आगे पे भी एक्सप्लेन करना है, लेकिन देख लेते हैं। अब सोचो कि यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, ऐसे आपने चार्जेस रख दिए देखने के लिए कि इन चार्जेस पे फोर्स कहाँ पे पड़ रहा होगा, आर डिस्टेंस पर। ये सारे चार्जेस पे आपको नहीं लगता कि प्लस, जो प्लस चार्ज होगा उस पर फोर्स बाहर की तरफ, इस प्लस पे भी फोर्स बाहर की तरफ, ये सारे फोर्स आपको नहीं लगता कि बाहर की तरफ पड़ रहे होंगे? क्यों सर? क्योंकि जिसमें हम देख रहे हैं वो क्यू नॉट है, क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज है, और उसको तो इसलिए बोला उसने कि क्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि अगर आपने जो सोर्स चार्ज लिया पॉजिटिव है तो आपका रेडियली आउटवर्ड जाएगा, स्फेरिकली रेडियली आउटवर्ड होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन अगर सर हमारा ये जो चार्ज था वो माइनस होता तो आप सोचो कि आपने क्यू नॉट चार्ज यहाँ रखा, अब ये क्यू नॉट चार्ज को कहाँ की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ।
ऐसी क्यू नॉट चार्ज रखते रहो अलग आर डिस्टेंस पर, अलग अलग जगह रखते रहो, वो सब के सब कहाँ। इसका मतलब सर समझ में क्या आ रहा है कि जब निगेटिव चार्ज होगा तो वो रेडियली इनवर्ट होगा। क्या आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल सर लग रहा है। अभी दिखा भी दूंगा पिक्चर्स आगे पे अच्छे से, ये तो मैंने रफली बनाया। आई थिंक आपको ये लास्ट पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पर बोला वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि इसका मीनिंग क्या, मतलब हमें मीनिंग समझते हुए चलना है हर पॉइंट का। इसलिए मैंने स्लाइड्स को एक एक करके समझा रहा हूँ। लिखने का काम मैंने कम से कम रखा हुआ ताकि पहले से चीजें लाएं आपके लिए लिख के। इसमें मेहनत थोड़ा सा अभी कम लग रही है लेकिन पहले बहुत लगी रहती है बनाते समय, ठीक है। तो देखो अब जैसे ना मैं ये जानबूझ के टर्म्स आपको समझा रहा हूं कि रेलेवेंसी उतनी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ना इसमें देखकर कंफ्यूजन होता है कि क्या लिख दिया। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं इसका कोई काम है नहीं, लेकिन सिर्फ इसे समझ लो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि है क्या, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं। देखो आपने माय डियर अभी देखा मेरे साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना सर, वो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही बना सर। लेकिन सर आप तो कह रहे कि ये वेक्टर, तो सर क्या हो गया उसमें, वेक्टर है तो लो ना आर कैप लगा लो, उसमें क्या है, ये हो गया कायदे से वेक्टर फॉर्म में ये हुआ। अब देखो यार मैं प्लीज माय डियर मैं कह रहा हूं ना आपको, वेक्टर जैसा टॉपिक जो है ना, आपने अगर आप मैथ्स नहीं रखते, देखो मैं हर समय सोच के पढ़ाता हूं कि आप मैथ्स नहीं रखते, मैथ्स पढ़ रहे होते तो फिर तो मैं फूफा बात कर लेता। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके रहते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ते उसके लिए मुझे इतना बोलना पड़ता है क्योंकि उनकी बायोलॉजी वगैरह रहती है, ठीक है। अब इधर देखो ये सिचुएशन कुछ नहीं है, ये पॉइंट पी है लेट से जो उन्होंने पीछे बनाया था, ये क्यू अपना सोर्स चार्ज है जो कि प्लस नेचर का है। यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज देखा, थोड़ी देर के लिए समझ लो क्यू नॉट, इस पॉइंट का कुछ एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड टाइप का, वो बातचीत चल रही है। इस जैसे ही मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, ये जो डिस्टेंस बना इन दोनों के, उसी को तो हम आर कह रहे थे, इस पर्टिकुलर केस में मुझे आर वेक्टर कहेंगे, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं पॉइंट पी का। कंफ्यूज मत हो, इस टॉपिक को छोड़ दो, आगे बढ़ लो अगर आपको नहीं समझना है तो, क्योंकि इसकी रेलेवेंसी नहीं है। लेकिन अब ऐसे मत समझना कि रेलेवेंसी नहीं है, उसको कह रहा हूं कि जिसको नहीं समझ में आता वेक्टर वेक्टर वो थोड़ा स्किप कर लो चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोशिश करोगे समझ भी जाओगे। तो माय डियर ये जो आर वेक्टर होता है ना, ये आर वेक्टर हम जब मैथ्स में पढ़ते हैं पता है क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड जो है ना, उसमें आई कैप वाई जे कैप और जेड की कैप लगा दो तो ये बन जाता है, बस हम यही कहते हैं वहां पे, हम कोई दूसरी चीज नहीं कहते। सर ये आर वेक्टर जो आपने लिखा ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब उसका डिस्टेंस, जैसे समझ रहे हो आप, इसका सिर्फ डिस्टेंस क्या, तो सर इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपको एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर करके रूट ले लेना होता है, तो ऐसे निकल जाता है यार। इसके ना लॉजिक है, मैं ऐसी हवा में याद नहीं करवा रहा, लेकिन वो लॉजिक डिस्कस नहीं कर सकता आपका, सभी लंबा खींच जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप वेक्टर 3D मुझे बोलो, मैं आपको कमेंट में मैं आपको दे दूंगा कहाँ से पढ़ना है, अदरवाइज आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज ऐसे लिखी हुई है, अगर मन कर रहा होता हमारा तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू। देखो अगर मुझे आर इसको ना आर वेक्टर आर इसको जो ये कैप टाइप का लिखा हुआ, अगर मुझे इसे वापस से कैप की जगह कन्वर्ट करना है वेक्टर की फॉर्म में, तो मैं चाहूं तो इसको इससे आर वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी कहने का मतलब है मैं बोल सकता हूं कि क्यू, और यहां पे बोल सकता हूं कि आर वेक्टर और नीचे आर इसको दे दूंगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। बस वही काम हुआ है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, क्योंकि आर वेक्टर के प्लेस पे देखो उन्होंने जस्ट वो लिखा, और आर क्यूब सोचो क्या होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ये पूरा का पूरा क्या है, पावर हाफ है ना। अगर आप आर क्यूब लेते हो तो पावर कितनी होगी 3/2, बस वही है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिखी हुई चीज को, क्योंकि पीडीएफ दूंगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें सारी चीज देनी पड़ेगी मुझे। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे थे। इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन क्या, प्लीज उसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। मेन फंडा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज है। पॉइंट चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्टोर्ड चार्ज पर ही डिपेंड करता है, यानी के 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओनली, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट्स इट। इतना ही सिर्फ ध्यान में रखना है आपने। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज बोल रहे हैं सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये भी कुछ भी नहीं है, ये भी एक खाली फॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है, आगे बढ़ने हैं इसके बाद इसको हल्का सा समझ के। ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि एक चार्ज हम, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब चीजें बना रखी है। देखो ये एक सिस्टम है हमारे पास, इसमें लेट से हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक चार्ज है ये वाला, और दूसरा चार्ज है मान लेते हैं Q2 चार्ज, एक और चार्ज ले लेते हैं Q3 चार्ज नेगेटिव नेचर का, एक और ले लेते हैं Q4 चार्ज पॉजिटिव, एक ले लेते हैं Q5 चार्ज नेगेटिव नेचर का। तो रैंडमली हमने Q1 चार्ज के इर्द गिर्द प्लस माइनस चार्जेस रख दिए अलग अलग डिस्टेंस पर। तो कोई मान लिया, आप समझ रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज ने जो फोर्स मारा, हम क्या देखना चाह रहे हैं ना, हमने Q1 चार्ज को रख दिया, इसके आसपास बहुत सारे और भी चार्जेस रख दिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये सारे चार्ज मिलकर कितना फोर्स मार रहे हैं इस पे Q1 चार्ज पे, ठीक है। सारों का देखेंगे, तो पहले किसका देखा, पहले हमने देखा Q2 का। अब खुद सोचो Q2 क्या इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मारेगा, बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों प्लस है। अच्छा अब देखते हैं किसी नेक्स्ट का Q3 के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सर, यानी Q3 अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि प्लस माइनस है। अच्छा Q4 पे देख लें सर, Q4 बोल रहा भैया बाहर को जाओ, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस है हम। अब मुझे बताओ खुद ही Q5 क्या करेगा, Q5 अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, खींचा। तो इस तरीके से अलग अलग तरह से, अब इन सारे फोर्स को मिला जुला करके जो नेट फोर्स आएगा वो हम कहेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस है,
ठीक है। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं कि वो कितना होगा तो वो सभी का सम होगा। अब उसको दिखाने के लिए वो सारे फोर्सेस का ऐसे वेक्टर रेजोल्यूशन वगैरह करके ऐसा दिखेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करना वो वेक्टर का टॉपिक है, उसमें अभी हमें नहीं जाना, लेकिन आपको समझ में आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी को कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल पार्टिकल में जो पड़ने वाले सभी फोर्सेस है उनका वेक्टर सम। ऐसे वेक्टर सम में क्या मतलब होता है, डायरेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो सर ये कैसे करेंगे, देखो आप मुझे ना एक सिंपल सी बात बताओ, मुझे बताओ F12 कितना होगा। सर F12 इसके और इसके बीच का फोर्स है, व्हाट इट। क्या आपको नहीं लगता Q1 Q2 अपॉन जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, लेट से R12 बोल देता हूं, किसका Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर होगा, गॉट इट। लेकिन इसमें माय डियर एक डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो आप क्या कर लो, R12 का कैप बोल लो, ऐसे ही करके आप सबके साथ कर लो, क्योंकि Q1 का Q2 के साथ। अब खुद सोचो क्या होगा, Q1 पे Q3 भी तो लगा रहा है, Q1 पे Q3 भी लगा रहा है, तो उसको जनरल नॉलेज के लिए ऐसा कह दो, Q1 पे कौन और लगा रहा है, सर Q1 पे Q4 भी लगा रहा है फोर्स, तो उससे मैं फोर्स ऐसा लगेगा। बहुत सिंपल सर, ये तो बहुत सिंपल बता रहे हो आप। और इस पे K5 भी लगा रहा है, तो सर उसको भी लिख दो, फिर 5 को भी लिख दो, भैया 5 वाले आप भी आ जाओ, 5 भी लगा रहा है सर, लो हो गए बस। अब हमें ये जो कुछ आया इसमें हम क्यों बोल सकते हैं कि हमने सच में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाया, क्योंकि हमने डायरेक्शन को कंसिडर किया। एक बात बताऊं आपको, बुरा ना माने तो, आप ये ऐसा मत सोच, इनके बहुत बड़ी महत्ता है इन चीज़ों की। अगर आप ये नहीं लगाओगे और सिंपल ऐड कर दोगे ना, तो आप बहुत गलत काम कर दोगे, क्योंकि आप वेक्टर को कैसे जोड़ दोगे, स्केलर तरीके से, और जो गलत हो जाएगा। वेक्टर मैंने आपको अच्छा वो तो मैंने वेक्टर अलजेब्रा हाल ही में पढ़ाया था, जैसे 2 न्यूटन का फोर्स और 8 न्यूटन का फोर्स कितना होगा, सर 10 होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 न्यूटन का उधर लग रहा 8 का उधर लग रहा, ठीक है 10 होगा, लेकिन 2 का उधर लग रहा 8 का इधर लग रहा, तो अब 10 नहीं होगा। डायरेक्शन मायने रखता है वेक्टर्स में, इसीलिए ये भी एक काइंड ऑफ फोर्स ही है। तो फोर्स में आप बिना मैग्नीट्यूड के अगर सिंपल जोड़ने लग गए कि हटाओ R12 कैप वैप को सिंपल जोड़ दो, गलत आएगा आंसर। लेकिन सर इसमें अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, आप देख लोगे K Q1 तो एटलीस्ट कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा Q2, ध्यान से, और ये अपॉन ये, इस तरह से। अब आपको हर एक को लिखना पड़ेगा ऐसे अपॉन ऐसे, फिर ऐसे Q3 लिखना पड़ेगा, उसके साथ ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, वो आपका प्रॉपर आंसर होगा। उसी चीज को बहुत सिस्टमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सब में आपको दिख रहा होगा ये K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में कॉमन आ गया, जो K मैंने लिया था कॉमन आ गया। Q1 चाहते तो ये भी कॉमन ले लेते, इन्होंने नहीं लिया, ये चाहते तो QA को कॉमन निकाल सकते थे। A मतलब किसे कहना चाह रहे हैं, मेरी बात समझना। इन्होंने यहां लिख रखा है, देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ वही सब बातें जो मैंने लिखी हुई है, क्योंकि आपको अगर कोई बोले कि ये एक बारी के लिए समझो प्लीज, मेरी बात समझना, कोई आपको बोले कि जो ये R12 वेक्टर आप बोल रहे है क्या, अगर आपने कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है, R12 का मतलब सिर्फ इतना होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बस उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये ठीक लग रहा है ठीक है, वरना जो मैंने ये किया ये परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जब मैं PDF दूंगा आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या क्या लिख दिया, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। यहां पर मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई ऊपर वाली, दैट्स इनफ, वही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप यूनिट वेक्टर को तोड़ना चाह रहे हो वेक्टर की फॉर्म में, जैसे मैं पीछे बता रहा था, तो यूनिट वेक्टर को आप चाहो तोड़ना चाह रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 बराबर R12 का कैप, तो आप इस R12 के कैप की जगह ये लिख सकते हो। इसके कारण क्या होगा, स्क्वायर वाला क्यूब हो जाएगा, ऊपर वेक्टर आ जाएगा, जो भी होगा मैंने आपको फिट बता दिया। ये देखो टाइम भी लगेगा, नो डाउट, मुझे पता है मैं चीज़ों को खींच के बोल रहा हूँ, बोलना ही पड़ेगा अगर आप सच में समझना चाह रहे हो तो। क्या करें यार फिर, है ना, क्योंकि टॉपिक कराना है। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ और टाइम पास करके चला जाऊँ कैसे भी करके, लगता है लगे टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सर ये तो आपने भी बताया कि दोबारा क्यों बता रहे हैं। अच्छा सर वो मैंने बता दिया, मैंने रफ पेज रखा था अपने आप के लिए। नोट में कुछ बोलना चाहते हो सर, हाँ बोल लेते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द अदर चार्जेस मस्ट, बोलना चाह रहे हैं कि जब आपको हमने वो बताया कि ये चार्ज है Q1 है, इस पे Q2 एक तरह का फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ पे, Q3 आया उसने भी एक कहीं अट्रैक्टिव तरह का नेचर का फोर्स लगा दिया ऐसे करके, तो ये Q1 भी उन सब पे फोर्सेस लगा रहा होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अभी के केस में मान के चल रहे हैं कि वो सारे फोर्सेस को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, सिर्फ हम अभी हमारे जो रडार में वो Q1 है उसी पर देख रहे हैं कितना फोर्स लगेगा, बस वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो कोई आपको कहेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो बोलना कि किसी भी चार्ज पर जो टोटल जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू ऑल द गिवन चार्जेस, दैट वहां पर हम अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। यानी क्या कि जो नेट फोर्स होता है दैट विल बी द समेशन, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस, बस इसी को हम कहते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि इंडिविजुअल चार्जेस ने जो जो फोर्स लगाए उस पर उन सभी का वेक्टर सम, ये जरूर बोलना तभी हो पाएगा,
ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स के साथ, यानी वो कहना चाह रहा है जैसे नेट फोर्स निकालने के लिए आपने क्या बोला सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि F12 F13 F14 जो भी है इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम, वो बोल रहा है यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि अगर सोचो इसको Q नॉट से डिवाइड कर दिया, इसको Q नॉट से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा? इक्वेशन नहीं पड़ा, लेकिन ये सब के सब अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुके हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, इन सब का वेक्टर सम। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है? सर इलेक्ट्रिक लाइन तो हमने बेसिकली 10th में भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस का क्या होता है, चक्कर देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन इज अ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर छोड़ दिया तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपीरियंस में फ्रीली मूव करेगा, अगर वो उस फ्री हमने उसे छोड़ा हुआ है। तो मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल से, यहां देखो फिगर से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जांपल से देखो, मैं आपको फिगर में दिखाता हूं। जैसे ये मान लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन है, समझ लो फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे समझ लो यहाँ पर एक चार्ज है Q, और जिसके कारण हम देख रहे हैं प्लस Q चार्ज है, तो आप समझते हो कि जो भी टेस्ट चार्ज होगा उसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा, इसलिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बन गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सीधा ही होगा, वो ऐसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, अभी हम दिखाएंगे इसको कैसे कैसे होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें देखते हैं पहले वाले फिगर में कैसी बनेगी, अलोंग बनेगी। दूसरे वाले फिगर में हमेशा टेंजेंशियल बन जाएगी, यानी कि कर्व्ड फिगर अगर होगा तो हमें उसमें टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इधर देख लो, बाहर की तरफ बताया था रेडियली आउटवर्ड। इसमें क्या होगा सर, अगर हम Q नेगेटिव ले तो रेडियली इनवर्ट, देखो अंदर की तरफ, बस उसी को हमने नीचे पे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि सोचो ना यहाँ पर एक प्लस का चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस का चार्ज इस Q नॉट को, इस Q नॉट को, इस Q नॉट को, जो भी टेस्ट चार्ज है कहाँ की तरफ धक्का मारेगा सर, बाहर की तरफ, इसलिए बाहर को बनाया। अब सोचो कि ये चार्ज जो है वो निगेटिव नेचर का है, अब सोचो कि Q नॉट को क्या करेगा सर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो उन सबको अंदर की तरफ खींचेगा। इसी चीज का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये है, सिंपल, रेडियली आउटवर्ड, और इसका क्या है, रेडियली इनवर्ट। तो नेगेटिव के लिए तो एक नंबर का क्वेश्चन कभी ये भी आता है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जो है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी दिखती होगी। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यही है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो रेडियली आउटवर्ड बनेगी, और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली इनवर्ट बनेगी। ठीक है, इनवर्ट बनेगी, आप समझ रहे होंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। अब मैं बता रहा हूँ लॉजिक उसका, कोई हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, जिसे हम कहते हैं डायपोल। डायपोल किसे कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है कि एक नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो विद सेम मैग्नीट्यूड, यानी अगर ये 2 माइक्रोकूलम का है तो ये भी 2 माइक्रोकूलम का होगा, बस एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। कैलकुलेशन में आगे जाकर ईज मिलती है, इसीलिए हम इसे 2L बोलते हैं, वरना L भी बोल सकते हो चलेगा, लेकिन आगे कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है, इसलिए हमने शुरुआत में इसे 2L कह दिया। तो आप कंफ्यूज मत होना 2L क्यों कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर सर हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट द पेयर ऑफ 2 चार्जेस व्हिच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर, प्लस और माइनस, एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो शायद आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की एक छोटी सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा, अब ये बता रहे हैं जैसे प्लस Q चार्ज जो मैंने बताया, ये एक माइनस Q चार्ज है। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है एक डायपोल में। मेरी बात समझ लो, अभी डायपोल को हमने और भी पढ़ेंगे बस, लेकिन डायपोल की एक मेन डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है कि सेम नेचर, अपोजिट नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रिक डायपोल आइडियल माना जाता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, 1 नंबर का, जिसका चार्ज बहुत ज्यादा और डिस्टेंस कम से कम हो। जितना कम से कम डिस्टेंस होता रहेगा और चार्ज का अमाउंट बढ़ता रहेगा, वो उतना आइडियलिटी की ओर जाता रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी उसे अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस केस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी। अब खुद सोचिए प्लीज, प्लस चार्ज से कैसे जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे बाहर को, ऐसी जाती थी बाहर को, रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल सीधी जाती थी, टेढ़ी नहीं होती थी, जैसे ये जाती थी। इससे कैसे आती थी सर, अंदर की तरफ आती थी। इससे कैसे आती थी सर, अंदर की तरफ। इससे कैसे आती थी, अंदर की तरफ। यही होता था, क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको। लेकिन अब ये दोनों को हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो दोनों नजदीक नजदीक आ गए। अब ये अपनी लाइंस को भेज रहा है, अब वो चाहता है मुझे लाइन मिले नेगेटिव वाला, तो क्या होगा, इसकी जो लाइन जा रही है वो इसके पास टिल्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव बोल रहा है मुझे दे दे, पॉजिटिव बोल रहा है मेरे से कोई ले लो, तो पॉजिटिव से जाके नेगेटिव की तरफ आ जाएगी, बस यही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों बहुत नजदीक है, दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ गए। आप मेरी बात समझ रहे हो। इसी चीज को सर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सर, बहुत बढ़िया, ऐसे करेंगे। आपको दिख रहा होगा प्लस से निकल के जो लाइन जा रही है वो सीधे पहले तो नेगेटिव की तरफ चले गई, यहां भी वो प्लस से, जैसे इधर सोचो कि ये टिल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि नेगेटिव चार्ज है, वो घूम घाम के लास्ट में यही आने वाली है।
ऐसे ये बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये असल में क्या हुआ कि ये प्लस निकला 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 घूम के से आना यहीं की तरफ है। तो हमने बता दिया कि वो, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ले देके लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही हैं और प्लस चार्ज से जा रही है। तो कुल मिला के इस तरह का जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इस तरह का बन जाएगा, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको कभी भी निकालना है, देखो मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनना, इन वालों में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल दिख रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आ रहा है चक्करबाजी। लेकिन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कर्व पे अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो टेंजेंट जा रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। जैसे इधर दिखाता हूं, इस पॉइंट पी पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कैसा बनेगा सर, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब डायरेक्शन तो ये भी हो सकता था पीछे वाला आगे वाला क्यों लिया, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है सर। देखो मान लेते हैं इस पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, फिर से टेंजेंट ड्रॉ करो, कर लिया। डायरेक्शन क्या होगा सर, ऊपर को या नीचे, सर ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि सर ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन। अपनी बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात। इस पॉइंट पे निकालना है सर, कहां को जाएगा सर, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सर बाहर को जाएगा। तो अब हमें समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, जहां पे कर्व्ड टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। गॉट इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, इस केस में आपको दिख रहा होगा लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपको दिख रहा होगा यहां पर ये काफी ज्यादा क्राउडेड है इस पर्टिकुलर रीजन में, और धीरे धीरे जब हम बाहर की तरफ को जा रहे हैं तो उनके बीच में एक तरह से दूरी बढ़ने लगी है। क्या मतलब होगा सर इसका, इसका मतलब ये होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां पर वो क्राउडेड नहीं है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। इसे लॉजिकली सोचो, क्योंकि आप ये सोचो कि यहां पर इतना डिस्टेंस इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस पर्टिकुलर जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया इस सिस्टम के कारण, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, और उनके बीच बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। सर ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो ये सिस्टम बना हुआ, इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता रह रहा है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के नजदीक आ रहे हो आपको दिख रहा होगा क्राउडनेस हो रही है। और अगर आपसे कोई पूछे खास बात तो आप बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस है वहां पर सबसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा, क्योंकि देखो वहां पर वो कितनी क्राउडेड है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो देखो उनके बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ गया, लेकिन नीचे देखो जरा, यानी पर यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कह सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कि वो फील्ड इतना स्ट्रांग है या वीकर है। जैसे हमने 1 मीटर स्क्वायर का हमने 1 मीटर स्क्वायर का एक फील्ड लिया, दूसरा भी हमने 1 मीटर स्क्वायर का एक फील्ड ले लिया। दो अलग अलग सोर्सेस थे, एक सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की है, कुछ एक डायरेक्शन बना दो इनका, और एक सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो पहले वाला जो चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग चार्ज रहा होगा जरूर। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से ज्यादा अमाउंट में जा रही है, यानी कि क्लोजर है, यानी कि क्राउडेड है, जबकि ये वाली क्राउडेड नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है और ये वाला स्ट्रॉन्गर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक सिंपल सा बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब देखते हैं इधर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। अभी हमने देखा प्लस और माइनस, अभी क्या होगा, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, क्या होता होगा सर देखते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज, अनदर प्लस क्यू चार्ज। अब खुद सोचो ये प्लस क्यू चार्ज क्या बोलता होगा, सर मेरा बाहर को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही बोलता होगा बाहर को। इसको नहीं पता मेरे सामने कोई बैठा हुआ, ऐसे ही ये भी अपना बाहर को भेज रहा है। अब जैसे ही इन्होंने देखा अरे भाई आइला ये क्या हुआ, हम दोनों तो एक दूसरे के सामने आ गए, क्योंकि जैसे ही ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, क्या आपको लगता है कि ये बाहर की तरफ जाना चाहता है, ये भी बाहर की तरफ जाना चाहता है, दोनों के बीच में टकराव होगा कि नहीं होगा सर? ये यहां को घूमेगा क्या? बिल्कुल नहीं घूमेगा सर। ये यहां को घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा, रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया हो गया, क्योंकि प्लस प्लस की तरफ क्यों जाएगा, इसलिए इवन इसको धक्का उधर को पड़ेगा और इसको धक्का इधर को पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? प्लस प्लस को बोलेगा तू उधर को जा, मैं इधर को जाता हूं भैया। ऐसे ही इनके बीच में यहां भी होगा, इसको बोलेगा तू कहीं को निकल ले और मैं कहीं को निकल लेता हूं, मतलब दोनों के दोनों निकल लेंगे, मतलब कभी भी मीट नहीं करेंगे, इनकी रिपेल करने की टेंडेंसी होगी। और अगर ऐसा होगा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? सर ऐसी बनेगी। आपको देखो प्लीज दोबारा देखो इस एनिमेशन को, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो प्लीज, इसको पॉज करके देखो, स्पीड कम करके देखो। आप देखो कि चार्जेस जो हैं, चार्जेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, उनका ओरिजिन चार्जेस है। देखो प्लीज, जैसे ही वो एक दूसरे के नजदीक पहुंच रही है आपको दिख रहा होगा कि वो दोनों की दोनों रिपेल हो जा रही है, रिपेल हो जा रही है। देखो इन सबके डायरेक्शन ऊपर को क्यों चलेगा, इसका डायरेक्शन इधर को क्यों चले गया, क्योंकि उन्हें पता है उस तरफ पॉजिटिव है। और जहां पर सेंट्रल रीजन है, बेसिकली जो ये पर्टिकुलर इलाका है, यहां पे आप देख रहोगे कि एक तरह का एक रीजन बन गया, नो मैंस लैंड वाला रीजन बन गया। जैसे दो देशों की सीमाएं होती है ना, उसके बीच में एक जगह होती है जो नो मैंस लैंड कहते हैं, जहां पे कोई नहीं रह सकता, ना यहाँ का आदमी ना वहां का आदमी।
ऐसा टाइप का, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो नो मैंस लैंड टाइप का एक रीजन बन गया। इसको अगर हम देखें तो इस तरीके का है, ठीक है। ये स्पेसिफिक रीजन है, इसी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपको शायद समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटेरल प्रेशर, इसे कहते हैं लैटेरल प्रेशर, जो एक तरह का रिपल्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और ये वो जोन है, अब समझना इस जोन को, ये जो मैं जिसे नो मैंस लैंड कह रहा हूं, इस जोन की खास बात क्या जानते हो? यहां आप किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर रख दोगे ना लाके, उसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे दिया तले अंधेरा होता है, सुना हुआ? यानी दिया यानी जो उजाले का सीधे सीधे सिनोनिम्स है, और उसी के नीचे अंधेरा। हाँ सर, वैसे यहाँ पे दो चार्जेस है, उनके बीचों बीच डाल दिया हमने ला के चार्ज को अपने, क्योंकि इनके अगर क्योंकि ये डाइपोल है तो इसके ठीक बीच में कंडीशन आएगी ये वाली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर देखो, सोचो एक बारी के लिए, मैंने क्यू नॉट चार्ज को यहाँ रख दिया, सोचो एक बारी के लिए। अब मुझे बताओ ये क्यू इस क्यू को धक्का मारेगा इधर की तरफ, और अमाउंट क्या होगा? क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, गॉट इट? मतलब जो भी डिस्टेंस होगा, और क्योंकि ठीक मिड में है तो आर यहां से यहां तक का वहां से यहां तक का सेम होगा। ये प्लस क्यू इसको कहां को धक्का मारेगा? उधर की तरफ। तो इस बार दोनों के दोनों इसको कहां को धक्का मारे? एक उधर तो एक इधर, और दोनों सेम अमाउंट से। क्या ये कहीं जा पाएगा? नहीं सर। एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये वहीं का वहीं बैठा रहेगा, इससे कुछ भी नहीं फील होगा। आप 10 लगाओ या 100 लगाओ, ये भी 100 लगा देगा, ये 1000 लगा, ये भी 1000 लगा देगा, तो नेट इसको जीरो महसूस होगा, कितना भी लगाते रहो। तो वही चक्कर यहां पर रहा है। इसलिए जो भी इस जोन में बैठेगा, इस पूरे के पूरे जोन में इवन, वो से कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के ठीक बीचों बीच लाके एक सेंटर लाके एक चार्ज को रख दो आप, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसको जीरो फील्ड फीस महसूस होगा। इवन नॉट इवन फॉर दिस, इस पूरी लाइन में आपको यहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं लैटेरल प्रेशर। शायद आपको समझ में आया। तो लैटेरल प्रेशर जनरेट करने के लिए बहुत जरूरी चीज क्या है सर? कि चार्जेस जो होने चाहिए वो लाइक होने चाहिए, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, लेकिन लाइक होने चाहिए। अपोजिट नेचर के होंगे, यानी कि डायपोल ये है, ये डायपोल नहीं है माय डियर, इसे हम डायपोल नहीं कहते। डायपोल स्पेशली इसको नाम दिया जाता है जब अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं और सेम अमाउंट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में लैटेरल प्रेशर जनरेट नहीं होता, लेकिन प्लस क्यू टाइप के चार्जेस ले लोगे तो जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होगा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक समान है। अब सोचो, देखो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था सर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडेड होंगी, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जहां पर छितरी सी होंगी वहां पर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब सोचो कि ना तो क्राउडेड है ना छितरी है, एक समान जा रही है, जैसे कि इनके बीच में ये, अब हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर एरिया में देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4, उतना ही एरिया यहां लोगे 4, आपको हर उतना ही एरिया, एक सेम अमाउंट ऑफ एरिया, मान लिया आपने बोला 1 मीटर स्क्वायर में चेक करना चाहता हूं, हर जगह आपको उतना ही दिख रहा है। एग्जांपल से देखो, जैसे एक एग्जांपल ये देखो आप, हाँ आपको इससे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ये भी एक चीज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इन सबके डायरेक्शन एरो से बाहर को दिखा देना, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि आपने ना 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर इतना होता होगा, इतना। अब इतना ही अमाउंट में यहां पे भी बनाना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, इतना ही अमाउंट में यहां पे भी बनाना चाह रहा हूं। अब आप देख रहोगे कि सबसे पहले सारी लाइनें कवर हो गई, दूसरे वाले में कम लाइनें, तीसरे वाले में मैंने एरिया का अमाउंट सेम रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम कम होती रह रही है उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसको स्पेशली एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे, लेकिन अभी रहने दो। लेकिन इसका सिर्फ मतलब इतना हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो कहीं ज्यादा क्राउडेड है, कहीं कम क्राउडेड है, फिर कहीं और कम क्राउडेड है। लेकिन इस केस में आप देखोगे हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाने का तरीका क्या है? पैरेलल। इससे दिखेगा कि ना तो कहीं क्राउडेड है, नहीं कहीं पे शैलो है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ऐसे को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का काम हमें पड़ता है। तो अब से एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो अपने आप अज्यूम कर लेना कि जरूर इस तरफ प्लस प्लेट रही होगी और इस तरफ नेगेटिव प्लेट रही होगी, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से वर्क करता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट नहीं है, क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को बाहर को रिपेल करता है। तो हम ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, ये अज्यूम करके चलोगे आपसे हमेशा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी पढ़ी थी, दोबारा फटाफट देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी होती है, कोई असलियत में नहीं होती है, हमने बता रखी है। ये क्या बताना चाहती है? ये बताना चाहती है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज का मूवमेंट क्या होगा, बस इतना ही बताती है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड इन इट इफ इट इज फ्री टू डू सो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुल मिला के इतना हुआ कि जैसे मैंने प्लस प्लेट रखी माइनस प्लेट रखी, मैं कह रहा हूं कि प्लस से माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका सिर्फ मतलब इतना हुआ कि अगर आपने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को एक प्लस चार्ज को लाके छोड़ दिया यहां बीच में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कैसे सर? ऐसे सर, देखो ध्यान से प्लीज, दोबारा से देखो, ऐसे करके आराम से मूव कर जाएगा। आपने ये क्यों? क्योंकि प्लस था, प्लस से क्या हुआ सर? प्लस क्योंकि ये नेचर का था तो प्लस प्लस इसको रिपेल करेगा, और दूसरे शब्दों में नेगेटिव प्लस इसको भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कुल मिलाकर इसको नेट फोर्स आगे को मिलेगा।
जिसके कारण हम देख रहे हैं बार बार कि हमारा जो प्लस क्यू नॉट चार्ज को जैसे ही हम छोड़ेंगे कभी प्लस प्लेट की तरफ रहेगा ही नहीं, नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा। नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है, फिर नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चले जाता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है मैंने आपको लॉजिकली पूरी चीज शायद समझा दी है। देखो, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इमेनेट का मतलब होता है निकलना, निर्गत होना। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक लाइंस जो फोर्स की है वो पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ये मैंने आपको दिखाई दे, दिख ही रहा है फिगर में, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने देखा ना, ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको बात, पीछे मैं आपको बताई, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल वाले केस में भी बताई ये बात मैंने आपको। यहां तो फिर भी सिचुएशन सिंपल है, यानी अगर कभी मान लिया ऐसे तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब सर, अगर मैं क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे लाके छोड़ता हूं ना, तो वो ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा, वो उधर को जाएगा, टेंजेंशियली बाहर को। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इसलिए जा रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। कर्व में अगर आपने क्यू नॉट चार्ज को लाके छोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां, तो वो सीधे बाहर को टेंजेंशियली निकल जाएगा। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। जैसे कर्व है, इस कर्व में आप देखेंगे इस पॉइंट पी पर मैं देखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली आउटवर्ड। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 12th में, वैसे 10th का तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती सर? देखो इधर, देख लो, इधर ही देख लो, पूरा का पूरा सारी बात समझ में आ जाएगी। इधर ही देखो, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, आपको दिख रहा होगा फिगर, देखिए प्लीज, डॉट डॉट से मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कर दिया। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व बनता है उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये पहला कर्व बोल लेता हूं, इसे सेकंड कह लेता हूं। तो पहले वाले के अलॉन्ग टेंजेंट ये जा रहा है, प्लीज ध्यान से देखो, और सेकंड वाले के अबाउट अगर मैं टेंजेंट बनाने के लिए मुझे कोई कहे सेकंड कर्व के, तो टेंजेंट सेकंड कर्व के अलॉन्ग ऐसे जाएगा। अभी क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा पहले वाले कर्व के अकॉर्डिंग। दूसरा वाला कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अबाउट होगा। अब आप चार्ज को ले जाके छोड़ोगे, वो तो कहीं एक ही जगह जाएगा ना यार, या तो वो इस तरफ जाएगा तो उस तरफ, और अगर वो एक तरफ चले गया दूसरी तरफ नहीं गया तो दूसरे का वायलेशन, दूसरी तरफ चले गया पहले की तरफ नहीं गया तो पहले का वायलेशन। इसका मतलब उसको अपने कोई ना कोई एक नियम तो तोड़ना पड़ेगा उसे करने के लिए, और वो नियम तोड़ेगा नहीं, इसलिए बोलेगा मैं कभी ऐसा करूंगा ही नहीं। हाँ, मैं कभी ऐसा करूंगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर आप देखो इस चीज को, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने डायरेक्शन निकाली एक इधर, इसका मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या दिख रहा है कि देयर विल बी टू डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस विल नेवर हैपन। यानी कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं, बिकॉज इफ दे आर डूइंग सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, वो यही हो गया, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बस हो गया, खत्म कहानी। नॉट पॉसिबल हो गया, लो भाई आप बोलोगे कैसे हो गया था, ठीक है, इसलिए बता दिया। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे क्राउडेड होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर बनती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये देखो, इन दोनों में आप मुझे तुरंत देख के बताओ कि सर कौन सा चार्ज मजबूत होगा। सर ऑब्वियसली आपका क्यू चार्ज मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि क्यू चार्ज में क्राउडेड है, काफी डेंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्यू जो चार्ज है उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम निकल रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन देखकर ही हम आइडिया लगा लेते हैं कौन स्ट्रॉन्ग चार्ज रहा होगा कौन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टोटली डिपेंड कर रही है इस फैक्टर पर, यानी कि टोटली सोर्स चार्ज पर डिपेंड करिए। जितना सोर्स चार्ज मजबूत होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। जैसे कि हम कहते हैं कि जितना मजबूत आग लगेगी उसके चारों तरफ उतना गहरी आपको वो फील होगी आग, हीट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसको हमने बाद में भी पढ़ना है, लेकिन अभी भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक प्लेट है हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, कैसे दिखती होगी सर? ऐसे दिखती होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। गॉट इट? ठीक है, तो प्लस प्लेट से हमेशा बाहर को जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ रहे हो मेरी बात? ये प्लेट प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इधर की तरफ और वहां से उधर की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कहीं कहां की तरफ जाना चाह रही होगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता। अगर यही सिचुएशन ऐसी होती कि नेगेटिव प्लेट होती तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती? सर इसकी तरफ आती है और यहां से इसकी तरफ आती। क्यों? आप समझते हैं यार? जैसे हमने पॉइंट चार्ज को रखा तो नेगेटिव वाले सारे रेडियली इनवर्ड आए, पॉजिटिव वाले सारे रेडियली आउटवर्ड गए, क्योंकि प्लस वाला अपनी तरफ से भेजता है, नेगेटिव वाला लेता है। बस वही चीज है, नेगेटिव वाला ले रहा है वहां, प्लस वाला भेज रहा है वहां। ठीक है, गॉट इट सर, बहुत ईजी है। अच्छा, एक कोई रैंडम सा सरफेस ले लिया हमने, इसमें जहां जहां आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह, उस सरफेस को लेना, पर्टिकुलर सरफेस को, और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके सरफेस पे एक इरेगुलर सा शेप है, जहां जहां पे आपको लेना है उस सरफेस पे नॉर्मल निकालो, जो भी नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो होगा।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल याद होगा, जब प्लस और माइनस थे तो उनमें एक तरह से लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे वो कमजोर कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी और दूर जाने पे वो फैल रही थी चौड़ाई में, आपने देखा था, वही चीज को यहाँ बोला हुआ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटेरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। आपको याद होगा पीछे जस्ट मैंने बताया कि प्लस प्लस था, इनके बीच में ये यहाँ से यहाँ को ऐसे निकल गया, ये वाला यहाँ से यहाँ को निकल गया, एक तरह का लैटेरल प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो शो कर रहा है कि इनके बीच में एक तरह से क्या है, दोनों सेम नेचर के होंगे, तभी लैटेरल प्रेशर आया। ठीक है, तो आपने एक चीज ये भी देख ली। द नंबर ऑफ, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने आपको बताया कि जो नंबर आपको देखने हैं पर यूनिट एरिया में, ये जितना ज्यादा होंगे इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा मजबूत है। इसमें और इससे ज्यादा कुछ भी बात नहीं कही जा रही, वही बात को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि उतना ज्यादा मजबूत है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, यही तो हुआ इसका मतलब, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी पर यूनिट एरिया में, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा मजबूत है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ यहां पर ना, ऐसे करके यूनिफॉर्म मान लेते हैं, इसके बीच में हमने एक कंडक्टर को लाके रख दिया, कोई कंडक्टिंग कोई भी बॉडी लाके रख दी, आप एक बड़ा चौंकाने वाला इफेक्ट देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से गायब हो जाती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गायब हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इसके बाहर रहती है और वहां से निकलती है, बीच में गायब, जीरो एकदम। वो क्यों होता होगा वो हम आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे, लेकिन दिखता कैसा होगा ये फिनोमेना वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये मान लो प्लस प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, मुझे बताओ प्लीज प्लस से माइनस की तरफ जाएगी या माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड? सर प्लस से माइनस जाएगी, तो भेज देते हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, हमने यहां पर रख दिया एक हॉलो कंडक्टर या फिर सॉलिड कंडक्टर, जो अंदर से भरा भी हो सकता है, अंदर से खाली भी हो सकता है। मेरी बात समझ लो, जैसे आप समझ लो कि आयरन का एक बॉक्स टाइप का बनाया आपने, आयरन का या कॉपर का, उसको उसके अंदर डाल दिया फील्ड के अंदर। आप बड़ा चौंकाने वाला इफेक्ट देखोगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वो कन्वर्ज तो हो रही है, लेकिन वो अंदर कभी भी नहीं जाएंगी और वहां से ऐसे निकल रही हैं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ उसको एक हल्का सा एक्सप्लेन करते हुए चल लेता हूं, बाद में इसे डिटेल में भी पढ़ना है। इसको कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग कहते हैं इसे, अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या। लेकिन देखो इसमें हुआ क्या, इसके अंदर ना ये जो कंडक्टर रहता है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं ना, तो होता ही है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो यहाँ पे, तुरंत ये प्लस प्लेट जो होती है इसके अंदर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है, यानी इस प्लेट में वो सारे चले जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा का सारा इस प्लेट में एक्यूमुलेट हो जाता है इस तरफ। अब इससे क्या होता है कि इस प्लस और इस माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, ये अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, लेट्स से ई नॉट, और इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कंडक्टर के लिए कि वो बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, रिपेल कर, सॉरी पूरी तरीके से खत्म कर देता है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला यहां को जा रहा है और ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहा है। देखो प्लीज, उसने अपने लिए अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसको जब प्लेट्स दिखी तो सारे चार्जेस ऑपोजिटली डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो गए, जिसके कारण अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा जिसने बाहर वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर दिया। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो था इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो हो गया, और यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए करते हैं। जैसे सोचो कि एक टीवी टूवी या कुछ भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आपको उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, अंदर चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्जेस वगैरह हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वहां पे कोई एक ऐसा आपका एक आइटम रखा हुआ जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा वो खराब हो जाएगा। अब दोनों को रखना जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, हम उसको एक छोटा सा एक कॉपर का बॉक्स बना देते हैं, उस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं अपने आइटम को जब उसके अंदर हमने डाल दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अगल बगल से होते हुए जाएंगे, लेकिन अंदर कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो, ठीक है। आपने तभी वो कार वाला एग्जांपल देखा होगा कि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता। आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा अपनी बुक्स वगैरह में कि कभी थंडरिंग होती है तो कार के अंदर बैठे रखना सुरक्षित है, क्योंकि कार इज अ काइंड ऑफ मेटेलिक कंडक्टर बॉडी, एक तरह की कंडक्टिंग बॉडी। आपने एक मूवी देखी होगी, मैंने देखी थी बहुत पहले, आज से बहुत पहले, वो मतलब फॉरेन की मूवी थी, इंग्लिश मूवी थी, वो उसमें कुछ ऐसे ही रहता है, वो लड़का अपने लिए, वो मैजिशियन टाइप का रहता है, बहुत पुरानी लंबी स्टोरी है उसकी, वैसे तो नहीं बता रहा, लेकिन वो मैजिशियन रहता है पुराने जन्म में, लेकिन इस जन्म वो फिजिसिस्ट रहता है, यानी फिजिक्स का स्टूडेंट रहता है अच्छा खासा। तो वो अपने लिए इस तरह का इक्विपमेंट बनाता है कि एक वो बनाता है, मतलब आपने देखा होगा केज टाइप का बनाता है, ठीक है, टेस्ला ऐसा कुछ कहता है उसको नाम, वो उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, लेकिन उस केज के अंदर नहीं आ पाती, तो उसके अंदर रहता है, तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, ठीक है। तो ऐसी था वो, आपने देखा होगा, वो यही काम कर रहा था। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, शील्ड यानी ढाल बना देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, भले ही वो कंडक्टर से पास नहीं हो पाती, लेकिन अगर इंसुलेटर को आप रख दोगे यहाँ पर तो पास हो जाएंगे। आप सोचोगे कि यार कौन कॉपर पे खर्चा कर रहा है, लकड़ी का बॉक्स बना कर रख देते हैं, तो लकड़ी के बॉक्स के अंदर घुस जाएगी वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्लस और माइनस वो इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, देखो इसे फटाफट समझ लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस होते हैं, ये आपको समझ में आया।
इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की खास बात क्या होती है कि इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम हो, यानी कि Q जितना ज़्यादा हाई हो जाए, मैग्नीट्यूड एक का होगा तो दूसरे का भी होना ही पड़ेगा क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के, और 12 जितना कम हो जाए, जितना जीरो को टेंड करे जितना कम हो जाए, तो हम कहेंगे वो आइडियल डायपोल है। एक बात। दूसरी बात, -Q चार्ज से +Q चार्ज की तरफ हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, और उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का Q ही है, इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, दूसरे शब्दों में 2 × QL कह सकते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड। रही बात इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इसका नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसके रिगार्डिंग। कोई यूनिट वगैरह पूछे, Q की यूनिट कूलम होती है, L की यूनिट मीटर होगी, तो कूलम मीटर इस तरीके से इसकी यूनिट बन जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ऐसे ही हम बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। फिलहाल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है वो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस Q × 2L ये होता है। डायरेक्शन सर नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, यही बातें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, असल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का काम यही है कि ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। समझ पा रहे हो आप, क्योंकि Q वगैरह से वो डिफाइन होता है। ठीक है ना, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है +Q, तो ये दोनों डायपोल बनाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगा, लेट से 2L कह देते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव से प्लस की तरफ होगा। रही बात इसकी वैल्यू की, तो वो क्या होगी, Q × 2L। Q मतलब एनी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और आई कैप वगैरह पे मत जाओ क्योंकि डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसे एक्स एक्सिस मान लिया होगा, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं आई कैप। अदरवाइज जो मैंने बताया उस पर फोकस करो। ठीक है, द मैग्नीट्यूड वो डेफिनेशन को वही लिख रहा है जो वहां पे बताया था। डायरेक्शन ऑफ वो भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दिया। नोट में क्या कि आइडियल डायपोल की कंडीशन होगी वो भी आपको मैं बता चुका हूं। बस डायपोल में इतना ही टॉपिक। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में इंपॉर्टेंट क्या है, दो काम इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले। इलेक्ट्रिक डायपोल जब होता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। समझो मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं इस केस में, एक मिनट समझना जरा। ये कहना चाह रहे हैं -Q चार्ज है, यहां कहीं पे +Q चार्ज है। आप सोचो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पे कहीं पे इनका सेंटर होगा, लेट से O। फटाफट से समझो, फिर मैं आराम से दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। एक बार रफली आइडिया ले लो। मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट P को हमने ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, जो कि दिख रहा है आपको, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है आपको, एक्सियल मतलब इसकी एक्सिस के अलॉन्ग हम कहीं भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि क्या आएगा। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो बेसिकली दिस इज अ पेयर ऑफ चार्जेस। ये चार्ज का पेयर है और इतना दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो हम इस पॉइंट P पे निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि जो सेंटर होता है, इस सेंटर से वो डिस्टेंस लेते हैं हमेशा उस पॉइंट का। यानी कोई मुझे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल से 5 मीटर की दूरी पर निकालो या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक, तो 5 सेंटीमीटर कहां से लूंगा मैं, पहले चार्ज से या दूसरे से? सर हम सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो एक्स हो गया। अब आप खुद समझ लो क्योंकि ये टर्म यूज होंगे, इसलिए अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब देखो ये कितना है L, ये कितना है L, क्योंकि टोटल 2L था, तो उस हिसाब से ये कितना होना चाहिए सर, x में से L घटा दो। समझ रहे हो, यानी इस चार्ज से उस तक की दूरी मैंने बता दी, और इस चार्ज से उस ऑब्जर्विंग पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी सोचो, x + L होगी कि नहीं होगी। यह भी आपको वहां समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने अलग से बता रहा हूं, वरना भी दिखाना है सब कुछ मैंने आपको। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्या करने वाले सर, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, खुद सोचो ये प्लस चार्ज भी इस क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज टाइप का रख के एज्यूम करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट +Q चार्ज कितना होगा, तो आप देखो KQ अपॉन x - L का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही लेंगे और Q चार्ज ये यही लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से सर -Q चार्ज के कारण क्या होगा सर, वो होगा Q, लेकिन इस बार नेगेटिव वाला अगर मैं वैसे कहना चाहूं, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस कितना होगा इस बार सर, इस बार डिस्टेंस होगा x + L का स्क्वायर। रही बात डायरेक्शन की, तो इस केस में डायरेक्शन क्या होगा, देखो प्लीज ध्यान से। अगर मैं इसको कह लेता हूं पॉइंट A, इसको कह लेता हूं पॉइंट B, प्लीज ध्यान से समझना यार। अगर आप देखोगे कि इस Q चार्ज के कारण जो इस पर पड़ेगा फोर्स बाहर की तरफ पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस नेचर का, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी मैं कह सकता हूं BP की डायरेक्शन में, BP की डायरेक्शन में। इस वाले में देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब PA की डायरेक्शन में। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है बाहर को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है अंदर को, यानी यहां पे जो टेस्ट चार्ज रखोगे उसको एक बंदा बाहर को धक्का मार रहा है, एक बंदा अंदर को धक्का मार रहा है, जीतेगा कौन, पता लगा लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पर, दूसरा डिस्टेंस पर। चार्ज की अगर हम बात करें तो दोनों के पास चार्ज के अमाउंट सेम है, क्योंकि एक के पास Q है, एक के पास -Q है, क्योंकि डायपोल है। बस पूरा मामला डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। जो जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा वो उतना वीकर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है।
ये इसके नज़दीक है, इसका मतलब इसका फील्ड मजबूत होगा और इसका काम है बाहर धक्का मारना। इसका मतलब ये होगा कि ई क्यू वाला डोमिनेट करेगा, उसमें से घटाना पड़ेगा हमें ई क्यू वाले को, तब हमारा नेट रिजल्टेंट आएगा। जैसे कोई 10 न्यूटन से उधर को धक्का मार रहा है, कोई 2 न्यूटन से इधर को मार रहा है, नेट क्या आएगा 10 माइनस 2 उधर को 8, बस वही हुआ। यानी ई क्यू माइनस ई क्यू, और डायरेक्शन क्या होगा सर, बीपी डायरेक्शन होगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बस यही सारा काम होगा यहाँ पर जो मैं आपको फेयर में दिखाऊंगा। मेरी बात समझ में आई क्या? दोबारा से समझ लो पूरी बात को। मैंने बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता किया, जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो उतना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे से बोलता रहा हूँ इनवर्स स्क्वायर लॉ वगैरह सब कुछ। और नज़दीक कौन है, ये पॉइंट बी, यानी कि प्लस क्यू चार्ज मेरे वाले केस में नज़दीक है। अब देखते हैं इन्होंने कैसे ले रखा है सिचुएशन को, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो मुझे ये डर था कि कहीं उन्होंने अगर इसे प्लस माइनस ले लिया होता फिर सिचुएशन थोड़ा बदल जाती, फिर आपको टैली करने में मुश्किल आता। इस चीज़ को आप चाहो तो नोट कर लो जो मैंने किया, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा, क्योंकि वही सब बातें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। देखो प्लस क्यू चार्ज, ठीक है सर। देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, रिवीजन हो गया। अच्छा, ए और बी मान लिया, इनके बीच की लाइन का डिस्टेंस होगा शॉर्ट सा 2L, और बीच में एक पॉइंट O मान लेंगे हम यहाँ पर। इस पॉइंट O से हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है ए बी का डिस्टेंस 2L है, ठीक है। अब एक पॉइंट अज्यूम करते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे लिया, लेट से पॉइंट P। पॉइंट P का पॉइंट O से डिस्टेंस कितना होगा सर, x डिस्टेंस होगा, तो दिखा देते हैं x, क्योंकि डाइपोल से कितनी दूरी पे ले रहे हो तो वो O से डिफाइन होगा। अब ये बताओ कि ये बाकी डिस्टेंसेस कितने होंगे और इन पे फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा। पॉइंट P पर ये जो पॉइंट A पे रख, इसके कारण यानी नेगेटिव के कारण जो अंदर को आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट का, तो नेगेटिव पॉजिटिव है, इस प्लस को रिपेल करेगा, इसलिए बी के कारण बाहर को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, ये भी क्लैरिटी है, आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बस रिवीजन चल रहा है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली सर आपको दिख रहा होगा, बहुत गौर से देखो, उन्होंने इस वाले वेक्टर का लेंथ ज्यादा बना रखा है, इसका कम बना रखा है। वो यहीं से समझाना चाह रहे हैं कि बड़ा कौन है, और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं बड़ा कौन सा होगा। बड़ा बी के कारण अलग होगा, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है, ज्यादा फील्ड इफेक्ट देगा, इसलिए उन्होंने वो एरो से दिखा रखा। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, आप भी ऐसा करना जब करोगे, बड़ा एरो छोटा एरो, आपको समझ आ जाएगा। अब उन्हें क्या करना है, कुल मिला के ईबी को कैलकुलेट करना है, ईए को कैलकुलेट करना है, माइनस कर देना है। तो कर ले सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये प्लस क्यों लिख दिया, ये उन्होंने वेक्टर सम लिखा है, वेक्टर सम। वेक्टर सम में नहीं लिखा जाता, उसमें सिर्फ वेक्टर लगा जाता है। अब जब आप डायरेक्शन को लेके करने वाली बात करोगे, फिर आप अगली लाइन ऐसी लिखोगे फिर, और साइड में बता दोगे कि नेट डायरेक्शन क्या है, बी से पी की तरफ। ये वो वेक्टर सम हमेशा ऐसे ही करेंगे, अभी आपने सुपर पोजिशन में भी दिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। द वेक्टर्स ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर आर कोलिनियर एंड ऑपोजिट, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। आप मेन बात बताओ सर, ई ए इस पे मत जाओ, मैंने जो मेन बात फंडा बोला उस पर फोकस करो। ये सिर्फ वैसी बात नहीं जो वेक्टर अलजेब्रा से ज्यादा रिलेट करेगी, मैं उसको इंक्लूड ही नहीं करना चाह रहा, मैं जनरल नॉलेज से चलना चाह रहा हूँ। अब देखो ई ए का डायरेक्शन, ई ए सर इतना तो बहुत क्लैरिटी होगा, मैंने अभी नीचे दिखाया था आपको, ये डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो देना था इन्हें। अब ई ए का डायरेक्शन इन्हें क्या दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इन्होंने इसे आई कैप क्या लिया। अगर ये इसको आई कैप कहना तो पक्का वो ई बी को फिर माइनस आई कैप कहेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, आई कैप क्यों कहा, मत कहो आई कैप। आप एक काम करो, सिर्फ इसके ऊपर वेक्टर लगाओ और डायरेक्शन लिख दो इसमें, ऐसे करके डायरेक्शन लिख देना अपने उसमें कि ई ए का डायरेक्शन है पी टू ए, ऐसा लिख देना, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पे हमने ऐसा कर रखा है तो ये भी चलेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वे में लिख रखा है। ये भी हो गया आई के साथ, ई बी का डायरेक्शन। और ये इन्होंने यहाँ पर, मैंने टाइप करते समय गलती कर दी क्या, ई बी वेक्टर को इन्होंने प्लस, इन्होंने टाइप करते समय गलती की है, क्योंकि जब ये लिख रहे हैं ना तो ध्यान रखना इसे माइनस लिखना पड़ेगा। और मैं सोच भी रहा था, क्योंकि जनरली हम एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं ना प्लस की, तो ये अगर आई कैप लेते हैं हम इसके अलाउंग, तो इस तरफ वाला क्या होगा, माइनस आई कैप होना चाहिए ना। अगर रखना ही है इस तरीके से तो यहाँ माइनस आई कैप रखना, क्योंकि गलत किया लिखने में, टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है। बाकी आप उन चक्करों में मत पड़ो, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू, बस आपको घटाना है, वो काम यहाँ पर होगा, वो काम यहाँ पर होगा, जितना हमने किया वो काम यहाँ पे होगा। क्यू चाहो तो बाहर निकाल लो, जब आप क्यू बाहर निकाल लोगे तो फिर क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेशन करके, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। क्यू बाहर निकाल दिया, देखो इधर प्लीज, 1/x - l का होल स्क्वायर। आई थिंक यार आपको समझ में आ रही होंगी बातें, क्योंकि मैं देखो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें समझ नहीं आएंगी मैं वहाँ पे खोल दे रहा हूँ। देखो x + l का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो खोल दो उसे साथ साथ, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। ऐसे ही करके ये ऊपर जाएगा तो क्या खुलेगा, a² + b² माइनस का 2ab, ठीक है सर। नीचे क्या होगा, x - l का स्क्वायर, x + l का स्क्वायर। एक काम करते हैं, होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, गॉट इट, बहुत बढ़िया सर। ये x² l² x² l² करके 2lx माइनस माइनस प्लस, तो 4xl हो गया। तो कुल मिला के 4xl हो गया, और 4xl को एक काम करते हैं, 2lx हो गया ना, वो देखो q हो गया, 2l मतलब 4lx हो गया, तो 2l और उसके बाद 2x, एक ही बात है, वही सेम चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है।
क्योंकि 4πε0 हो गया, ठीक है सर बहुत अच्छा। और यहाँ क्या बचा, a माइनस बी ए प्लस बी, आप चाहो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हो और का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो 2ql क्या है, ये p है सर, तो इसका मतलब क्या बन गया 2x अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी, बस ध्यान से। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे हमारा नेट फॉर्मूला जो आया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं टैली कर सकूँ, 2px अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपको कोई बोलेगा कि सर ये पी क्या है, तो बोलना सर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से प्लस की और होता है, बस बाकी बातें। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा इस समय कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये वेक्टर, आप बोलना हाँ, तो ये डायपोल भी तो क्या होता है वेक्टर ना। अब ये दोनों के आगे कोई प्लस माइनस लग रहा नहीं लग रहा, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन है। मतलब क्या सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा। एक नंबर का क्वेश्चन कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल में आप एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो क्या होता है, हमेशा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। यकीन नहीं आ रहा ना आपको, देखो इनमें बड़ा डोमिनेट कौन कर रहा था, आगे को ना, और खुद सोचो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमेशा की बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप चार्जेस को ऐसे लेते, आप ऐसे भी ले सकते थे प्लस क्यू माइनस क्यू। उस समय डायपोल मूवमेंट यहाँ को होता है ना, और आप चेक करके देख लेना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं को जा रहा होगा। तो ये फंडा ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको, आई होप आपको ये फॉर्मूला वगैरह जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, कैसे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। बाद में से कॉपी कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट वे में, क्रिस्प वे में लिखा है मैंने, इसलिए कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर आपको भी करा दिया। गॉट इट, ठीक है सर। तो हमें पॉइंट प्लीज हो सके तो याद कर लें, नोट इस पॉइंट को, आगे लिखा भी है मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हेन वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड along to the axis of electric dipole, then it will be directed towards the direction of an electric field, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होगा, यानी नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। नेट हमेशा ऐसा ही होता है। इसमें एक काम छोटा और क्या हो सकता है कि सर हम मान लेते हैं आइडियल डायपोल टाइप की बात कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी वेरी स्मॉल, 2l डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो 2l कम होगा तो l भी बहुत कम होगा। अगर ये बहुत कम हो गया डिस्टेंस तो हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी आप समझ रहे हो, जैसे ये x की वैल्यू आपने ले ली 500 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर पे ले रहे हो, और इसकी वैल्यू है 0.0000, तो घटाने का फायदा क्या, इसलिए हमने उसे नेग्लेक्ट कर लिया, हटा लिया कैलकुलेशन से। जैसे ही हमने उसे कैलकुलेशन से हटाया तो हमारे पास क्या आएगा सर, सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 आ जाएगा, और x4 ऊपर के उससे कट के कितना हो जाएगा x3 होगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ देखो, ये आपको समझ में आया, ये कैलकुलेशन उन्होंने एकदम से झटके से कैसे कर दिया, उसके लिए मैंने आपको कराया था सब कुछ। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सारी बातें। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अगर उन्हें डायरेक्शन देनी है तो उन्होंने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कैप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं उस तरफ एक्स डायरेक्शन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, बगल में लिख लो डायरेक्शन लिख लो उसकी कि ए से पी ऐसा लिख लो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही सब बातें कि एल इज लेस तो अब देखो वो जो ऊपर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा वही आया, तो कुछ भी नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डायपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। तो ये उतना ही सिंपल कैलकुलेशन है, एक फोर्स इधर को लग रहा है कि इधर को लग रहा है, हमें बस घटाना है और नेट फोर्स जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में जाएगा, बस हो गया, इतना ही है। इसमें फालतू के चक्कर में मत पड़ना। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है सर, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू इधर पे और प्लस क्यू इधर पे चार्ज है, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन ये होती है, जैसे आप पढ़ते नहीं हो इक्वेटर वगैरह पढ़ते होगे आप उसमें ज्योग्राफी में। तो सर कहने का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल लाइन पे लेना है इस बार, यानी इस लाइन पे कहीं पे भी ले लो आप अपना टेस्ट चार्ज, हमें देखना है कि यहाँ पर कोई भी जो टेस्ट चार्ज रखेंगे हम वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता करना है। तो लेट से हम कोई सर एक पी पॉइंट यहाँ ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है क्योंकि डायपोल है। यहाँ से यहाँ तक का कुछ एक डिस्टेंस अगर मैं x बोल दूँ, यहाँ जो मैंने x डिस्टेंस पर लिया हुआ या y डिस्टेंस जो भी आपका मन कर रहा, तो आप खुद सोचो ये l है ये x है, तो ये कितना होना चाहिए सर, ये l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए पाइथागोरस से, ये भी कितना होना चाहिए l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए पाइथागोरस से। अभी मैं फेयर में दिखाऊंगा, मैं रफली आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब मैं फेयर दिखाऊं। देखो इधर ये प्लस इस प्लस को कहां को धक्का मारेगा सर, आगे को। क्यों सर प्लस, क्योंकि टेस्ट चार्ज है। ये माइनस इस प्लस को सर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर को, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस वाले के कारण पड़ रहा है, मान लेते हैं एक बारी के लिए E1 कह देते हैं, इसके कारण जो पड़ रहा है मान लेते हैं एक बारी के लिए E2 कह लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं। आप मुझे बताओ कोई उधर को खींच रहा कोई इधर को खींच रहा, क्या आपको नहीं लगता नेट इधर को खींचेगा? आपको लगता है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज ये लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानो और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, अभी हाल ही में मैंने कल ही लास्ट लेक्चर वेक्टर अलजेब्रा का पढ़ा है वन शॉट। मैथ्स वाले हो तो पक्का देखना, फिर तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं फिर, क्योंकि तो आपकी तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ्स तो पढ़नी है ना वो। तो कुल मिलाकर ये डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। मतलब क्या कि सर इस वाले चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस पर और उस वाले ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस पर, उन दोनों के नेट इफेक्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के डायरेक्शन में मिल पाएगा, क्योंकि एक बोला उधर जा एक बोला इधर आ, वो बोलता है मैं बीच का रास्ता देख लेता हूँ यार। ठीक है, अगर आप इस केस में कंक्लूजन डायरेक्ट देख लो बिना कैलकुलेशन के, तो आपको समझ में आएगा कि इस केस में पी का डायरेक्शन ये होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है डाइपोल मूवमेंट के। आप प्लीज देखो ध्यान से, तो ये यहाँ का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते हैं, कहाँ पे निकालते हैं सर, इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके डाइपोल मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है सर, यहाँ पर आपको पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात ये है, अगर ये डाइपोल है तो बस इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि पहली बात तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके जो मिड पॉइंट है उसी की लाइन में होगा। इसका डायरेक्शन सर 100% ये होगा इस बार, क्यों, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये हमने पहले निकाल दिया। अगर आपको रफली दिखा भी देना कि कैसे होगा एक बार के लिए समझाने के लिए, तो सोचो प्लस प्लस को क्या करेगा, उधर को धक्का मारेगा, ये माइनस प्लस को क्या करेगा, इधर को, तो इन दोनों का रिजल्ट उधर को। शायद आप समझ गए, ये फंडा मैंने आपको समझा दिया। रही बात कैलकुलेशन की, तो वो भी थोड़ा बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, मेन फंडा। देखो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ यार मैं सारी चीज़ें, ठीक है, मुझे भी पता है टाइम हो रहा है हमारा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिटेल में पढ़ा। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट से पढ़ा होगा प्लीज़ अगर यहाँ तक दिख रहे थे नीचे कमेंट में लिखना, क्योंकि जो सिर्फ हवा वही में आते हैं, जो सोचते हैं कि एक बार साल भर भी नहीं पढ़ा उसके बाद अभी भी नहीं पढ़ना वाली बात, उनके साथ मैं यार कुछ नहीं कर सकता यार। मैं चाहता तो हूँ करना, मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अभी भी पढ़ रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यार हाँ मेहनत जो करता हूँ उसका मतलब काम आती है, ठीक। रही बात अगर सर ना वो कह रहे कि यार एक बार E1 और E2 की वैल्यू बता दो, कुछ थोड़ा सा ऐसी कैलकुलेशन करें, तो E1 की वैल्यू देखो कि दो चीज़ें बताओ नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज सोर्स चार्ज और दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस बताओ। ये E1 क्या है, सोर्स चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है नहीं पता सर, पता है तो निकल जाएगा। ऐसे करके E2 का सर सोर्स चार्ज पता है, ये डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का सेम ही है बेसिकली, निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको मोटा आइडिया आ गया। अब हम मेन बात यहाँ पे देख लेते हैं। मोटा आइडिया आ चुका है आपको, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो सिस्टम को बनाते हैं। सबसे पहले एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, इसलिए इनको जोड़ दिया। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉलर होगा, सेंटर इसका O होगा और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा। इतनी क्लैरिटी है। इक्वेटोरियल लाइन कैसे कहते हैं, जो O पॉइंट यानी मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ ऑब्वियसली 12 होता है, तो वो LL में बढ़ जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। क्यू पॉइंट को कहाँ लिया, ठीक O पॉइंट से जाने वाली लाइन का कहीं भी एक जनरल पॉइंट जो लेट से x डिस्टेंस पर हमने मान लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। अब हमें क्या करना है माय डियर, वी नीड टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट Q ड्यू टू दिस सेट ऑफ डाइपोल, बेसिकली ड्यू टू दीज टू चार्जेस और बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम कह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण नेट कितना पड़ रहा है उस पर, तो पहले एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। तो हमने लाइन को ज्वाइन किया, क्या दोनों एंगल थीटा होंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट से गया हुआ है। और आप समझ सकते हैं ये डिस्टेंस L है, मैंने पहले ही बता दिया, ये L² प्लस x² होगा डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल में सेम टू सेम ट्राइंगल है, इसलिए दोनों के एंगल क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। आइसोसेलेस तो ट्राइंगल है कम से कम, इसलिए दोनों एंगल थीटा होंगे, इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और भी सर कुछ बता दो जरा थोड़ा। E का डायरेक्शन ये क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे आपने मान लिया कि कोई Q0 चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, तो सर उस हिसाब से तो फिर B वाला बाहर को होना चाहिए, है सर बाहर को, क्योंकि प्लस वाला प्लस को धक्का मारेगा। अब सर ये बता दो कि इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा। सर अभी बताया था मैंने कि इन दोनों को अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे एक पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम का जो भी डायग्राम होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। अच्छा सर सही बोल रहे आप, देख लो सर, आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सही बोला आपने, वही होगा। अच्छा इतना तो काम हमारा हो गया। अच्छा कि इसमें समझ में आ गया कि EQ का डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो एक बात हमें समझ में आ गई। ये एंगल थीटा कैसे कर दिया सर आपने, मजा नहीं आया तो बता देता हूँ कैसे कर दिया। देखो ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो क्या ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है इसके, तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। अच्छा ये आपको दिख रहा है, ये Z बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको, Z और Z अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सर ये भी थीटा, तो ये भी थीटा वो भी थीटा, थीटा 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 थीटा। ठीक है समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ ले सर, बढ़ लेते हैं। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा। एक छोटा सा काम इंपॉर्टेंट है, ये कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है वैसे, अगर आपने थोड़ा कभी पढ़ी है फिजिक्स तो ये छोटी सी बात होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, लेट से EB वेक्टर है और ये इसका एक एंगल थीटा है, तो हमेशा थीटा वाली साइड पे कॉस कंपोनेंट खुलता है, ध्यान रखना। और इस कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जब आप जाते हो तो हमेशा साइन कंपोनेंट खुलता है। ये मैंने शॉर्टकट में बात बोली है, अदरवाइज इसे हम थोड़ा डिटेल में भी आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ज़रूरत है। ऐसे ही करके अगर हमें EA की बात करें, EA यहाँ पर है, ध्यान से प्लीज़, EA यहाँ पर है, एंगल कितने है, थीटा है। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उसका परपेंडिकुलर है साइन कंपोनेंट। अब आप मेरे से एक बात पूछ सकते हो, सर ऊपर को क्यों नहीं बनाया आपने। सर हमें इस तरह से बनाना है कि हमारा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आए। ये अभी मैं मोटा मोटा समझाने वाले पर्पज से बोल रहा हूँ बस, ठीक है, इसमें कोई साइंस वाली बात से नहीं बोल रहा, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कंपोनेंट सर हम बनाए तो कैसे बनेंगे, अभी हम देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि EQ क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को लिखेंगे हम हमेशा ऐसे ही वेक्टर में, लेकिन ये न्यूमेरिकली ऐड नहीं होंगे,
उनको डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम बता रहे हैं कि देखो अब वो सारी बातें, ई ए की वैल्यू कितनी होगी सर हमें पता है, क्योंकि सोर्स चार्ज हमें पता है क्या है, डिस्टेंस मैंने आपको बताया पाइथागोरस से, उसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट हट गया। आई कैप के चक्कर में मत रहो अभी फिलहाल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मत रहो आई कैप वाई कैप के चक्कर में, इनके चक्कर में मत रहो प्लीज़, ठीक है। डायरेक्शन लिख दो कि क्यू ए, ऐसा लिख दो डायरेक्शन, क्योंकि हम ई ए को निकाले ना, तो ई ए में सिंपल लिख दो कि डायरेक्शन अलॉन्ग क्यू ए, ऐसा लिख दो, वो चलेगा। ऐसे ही इसमें भी आप लिख देना, ई बी को लिख देना डायरेक्टेड अलॉन्ग बी क्यू। ये इन्होंने गलत लिखा है यार, मैंने इनसे बोला नहीं था ऐसा कुछ टाइप करने के लिए, ठीक है। ऐसा मत करो, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन लिख सकते हो, इसकी अलॉन्ग क्यू ए और इसकी लिख सकते हो अलॉन्ग बी क्यू, बस ऐसे लिख दो, आगे बढ़ लो उसके बाद, ठीक है। ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अब इधर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने वेक्टर का रेजोल्यूशन बगल में आपको दिखाया हुआ, इस सिस्टम को पकड़ के मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसका वेक्टर रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है। देखो जो मैंने आपको बगल में बताया वही काम यहाँ पर होगा, मुझे यार ये इरेज कर देना पड़ेगा। देखो आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि उसका इस वाले का ई बी का कॉस कॉम्पोनेंट इधर ही की तरफ आएगा, क्योंकि थीटा जहाँ पे होता है वहीं कॉस कॉम्पोनेंट आता है, और इसी तरीके से ई ए वाले का भी कॉस कॉम्पोनेंट उधर ही को आ रहा है, तो दोनों के कॉस कॉम्पोनेंट इधर जा रहे हैं, लेकिन ई ए का साइन कॉम्पोनेंट नीचे जा रहा था और ई बी का साइन कॉम्पोनेंट ऊपर जा रहा था। प्लीज देखो मैंने अभी पीछे बनाया था, बस वही काम हुआ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, आप समझ पा रहे हो, मैंने अभी बनाया था, उन्होंने एक ही डायग्राम में दिखा दिया। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, ई ए और ई बी के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है सर? बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ई बी साइन थीटा, ई बी और ई ए एक ही है, इसका मतलब साइन थीटा तो दोनों ही, यानी कि दोनों के दोनों एक ही चीज है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, नेट जीरो, यानी इन डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया। यानी अब हमें जो नेट रिजल्टेंट मिल रहा है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स के कारण मिल रहा है, जो कि 2EA कॉस थीटा हो गया, क्योंकि EA और EB एक ही है, तो EA इसे भी EA मान लो, तो EA कॉस थीटा 2A कॉस थीटा, जो कि इधर की डायरेक्शन में। शायद आपको बात समझ में आएगी कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पड़ रहा है उसका वैल्यू है 2EA कॉस ऑफ थीटा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये क्या है सर? ये इनमें से कोई भी एक मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि एक ही बात है। कॉस थीटा क्या है सर? कॉस थीटा निकाल लो ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर हमारा? L। हाइपोटेनस कितना है सर? x² + L² का रूट, बस ये हो गया, ठीक है। 2EA के बाद जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल, आपका आंसर आ चुका है। अब इसी चीज को यहाँ पर करते हुए चलेंगे, बस हमने वो देखते हुए चलना है। थोड़ा सा और हमारा टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। EA साइन थीटा कैंसिल हो गया, वो मैं सबको बताया आपको बहुत आसानी से, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट EA यानी कि कॉस थीटा कंपोनेंट्स ऐड होंगे। EA और EB सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए जब उन्हें ऐड करेंगे EA भी उतना ही है, EB भी उतना ही है, तो बेसिकली 2 टाइम्स EA हो जाएगा, सिंपल हो गया। देखो 2 टाइम्स कर देना है, ये मैग्नीट्यूड ले लो या नीचे वाला ले लो, एक ही बात है, देखो वही सेम चीज ली है। और ये चीज क्या है सर? कॉस थीटा, मैंने अभी आपको बताया कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन ये हाइपोटेनस कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम से L² + x² का रूट, रूट मतलब हाफ पावर। इन दोनों को आप ऐड करोगे, पावर 1 है, पावर हाफ है, बेस सेम है, तो 1 + हाफ कितना होता है? 3/2 हो जाता है सर, तो पावर ऐड करके 3/2 हो जाएगा, ले लो। Q2L क्या होता है सर? ये तो डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि P बोल सकते हैं, तो बोल देते हैं क्या? बोल लो, फिर बन गया, सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया आपका पूरा, ठीक है, बस हो गया, दैट्स इट। अगर आप इसको अगर आप फिर से इसमें वही काम करो कि डायपोल को आइडियल टाइप का ले लो, हम मान लेते हैं कि L बहुत जीरो हो गया, वो कर लिया, तो फिर करना चाहो तो कर लेना, अगर आपका मन करेगा तो, ठीक है। वही केस, अगर आप वो करना चाहोगे कि आपका मन कर रहा है वो सब बातें करने का, तो आप करना, आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय आप बोलोगे L² को हटा दो, x² की पावर ये 2 से 2 कट जाएगा, x और q, आपके पास रिजल्ट ही आ जाएगा उसमें अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और इससे पहले जो रिजल्ट आया था, अगर आप दोनों को टैली करो, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डायरेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये हो गया, ठीक है। आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये वाला जो रिजल्ट निकला है ना, ये बता रहा है कि ये वाला जो है डायपोल जो आप अपने एक्सिस के अलॉन्ग लिया था, और ये वाला वो है जब आपने मतलब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कहना क्या चाह रहा है। देखो ये एक डायपोल है, प्लीज समझना, -q और ये कौन है? +q। आपने ना इस पॉइंट O से आप चले एक डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस चले x तक, मेरी बात को प्लीज समझना, और इतना ही डिस्टेंस आप इक्वेटोरियल पे भी चले, उतना ही एग्जैक्टली x ही चले, मान लेते हैं x ही डिस्टेंस चले आप यहाँ से वहाँ तक। तो अगर एक ये चार्ज होता, सिंपल चार्ज होता, तो ये जितना इफेक्ट यहाँ देता उतना ही यहाँ देता, क्योंकि Q/r² से r जितना यहाँ होता उतना ही वहाँ होता, तो सेम इफेक्ट। लेकिन ये चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट है, तो अब रिजल्ट बदल जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से अगर आप ऊपर को जाओ इक्वेटोरियल में, तब रिजल्ट अलग आएगा उतना ही डिस्टेंस का, अगर आप उतना ही डिस्टेंस एक्सियल में चलते हैं। और फर्क क्या होता है? अगर यहाँ पर वो फील्ड इफेक्ट मान लिया 5 यूनिट का रहा है, तो यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस में 10 यूनिट का आएगा, बस ये फर्क पता चला है। क्योंकि आप रिलेट करोगे पीछे वाले फॉर्मूले से, जो मैंने पीछे लिखा था, अगर आप देखोगे उसमें चीज 2p है,
अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पीछे देखोगे प्लीज़ फॉर्मूले में जो हमने निकाला, इसका मतलब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना अमाउंट उसका, यानी कि अगर वो माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो जितना एक्स डिस्टेंस पर उसका अमाउंट आ रहा है, यानी कि एक्स डिस्टेंस पर जाने पर, और यहाँ से भी अगर हम एक्स डिस्टेंस चले जाएं इसके अलावा उतना ही, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 20 यूनिट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर 10 यूनिट ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पता चला मैं ऑब्जर्वेशन से। इसलिए कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक्सियल का और इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होता है, ध्यान रखना 2:1 होता है। ये भी आता है क्वेश्चन, सिंपल सा 1 मार्कर। टॉर्क को देखना है, बस हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है टॉर्क, उसके बाद फिर हम खत्म कर रहे हैं। देखो टॉर्क का क्या होगा हिसाब किताब। टॉर्क होता क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, बेसिकली डायपोल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल है तो सर इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, कर लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा की तरह 2L है, ठीक है। अब इनके बीच में हम एक अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में अपने डायपोल को रख देते हैं सर लोग। अभी ये तो खैर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वगैरह बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, जैसे माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मतलब अब क्या क्या हो गया सर, अब ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मतलब इस तरफ पॉजिटिव प्लेट खड़ी होगी, इस तरफ नेगेटिव प्लेट खड़ी होगी। अब क्या होगा, अब समझना जरा, मैं आपको रफली बता देता हूँ। माइनस क्यू प्लस क्यू, जब आपकी यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर एक तरह से काइंड ऑफ नेगेटिव प्लेट है, तो ये आपको नहीं लगता है प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा इधर की तरफ कि भैया आप बाहर को जाओ? आपको नहीं लगता कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा या नेगेटिव नेगेटिव को धक्का मारेगा, कुल मिलाकर नेगेटिव को इधर भेजने की कोशिश होगी। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया, क्योंकि क्वेश्चन भी है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है उतना ही यहाँ पे होगा। बात सही है सर, देखो सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हमने भी पीछे देखा कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, हमें पता है, अभी हमने देखा पीछे डेफिनेशन में सबसे पहले। तो उस हिसाब से F इज इक्वल टू कितना होता होगा, क्यू ई होता होगा, यानी कि क्या, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू ई होगा, इस पर भी लगने वाला फोर्स क्यू ई होगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों चार्जेस सेम है, क्योंकि डायपोल चल रहा है इसलिए फोर्स सेम लग रहा है अमाउंट में। और अगर नेट अमाउंट फोर्स का सेम है तो इसका मतलब डायपोल कहीं खींचेगा नहीं। मेरी बात सुनो, अगर ये इसको 20 न्यूटन से आगे खींच रहा होता, ये 10 न्यूटन से यहाँ खींच रहा होता, तो ये नेट ऐसे करके ट्रांसलेटरी मोशन करके 10 न्यूटन आगे चले गया होता, लेकिन ये जा नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के अमाउंट अभी सेम है। यानी कि एक फोर्स 20 न्यूटन इधर, दूसरा भी 20 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स 0 हो जा रहा होगा, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन नहीं आ पाएगा। यानी कि नेट फोर्स इसमें बेसिकली कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म ना होता तो ऐसा कभी ना हो पाता, फिर ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर एक बात हो गई, ये फोर्सेस की एक बात हो गई, इन्होंने कपल जनरेट कर दिया। कपल किसे कहते हैं सर? कपलिंग फोर्स उसे कहते हैं कि जब दो फोर्सेस, those forces which are equal in their magnitude, opposite in their direction and not lying in the same line of action, यानी कि ऐसे दो फोर्सेस जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि 10 न्यूटन ऊपर, ठीक है सर, 10 न्यूटन नीचे है, यानी विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आर एंड नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन। उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब कपल जनरेट होता है, जैसे सीसॉ वाला गेम होता है, एक बंदा ऊपर एक बंदे नीचे, कपल जनरेट होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होता है, रोटेटिंग मूवमेंट आते हैं। अगर ऐसा होता कि एक बॉडी थी 10 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा होता, 10 न्यूटन से कोई इधर, अभी कपल जनरेट नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो अभी क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट अलग अलग है, इसीलिए वहां पर एक क्या होगा, कपल जनरेट होगा, कपलिंग फोर्स जनरेट होगा, और उस कपलिंग फोर्स के कारण एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब रोटेटिंग फोर्स लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू अगर कोई पूछेगा आपसे कितनी होती है, वही हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन टॉर्क का हमें जो बेसिक पता है वो हमें इतना पता है कि वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा उनके बीच में। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये एक फोर्स लग रहा है F1 मान लेते हैं, तो ये भी उस समय अगर F1 ही अमाउंट का लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ये है। और फोर्स तो आपको कोई भी एक अमाउंट, क्योंकि दोनों सेम है तो वो रखने होते हैं। अब इस केस में क्या ऐसा हो पा रहा है सर? बिल्कुल हो पा रहा है, क्योंकि कपल जनरेट होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब वो जो आर परपेंडिकुलर है वो ये होगा फिर। तो कैलकुलेशन बहुत क्लियर हो गया। कैसे सर? क्योंकि इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, ये कौन किसके बीच का है सर? ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते समय ये डायपोल मूवमेंट हो गया, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस तरफ अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? ठीक है। अगर आपको ये P पता है तो इसका ये डिस्टेंस क्या हम नहीं निकाल सकते परपेंडिकुलर? सर आराम से निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर, कुछ नाम दे दो, चाहो तो इसे A बोल दो, इसे B बोल दो, AB अपॉन P। P सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, उसका डायरेक्शन ही। तो उस हिसाब से AB क्या हो जाएगा? P साइन थीटा। दूसरे शब्दों में कैसे? इसका P
कॉस कंपोनेंट और वर्टिकल वाला साइन कंपोनेंट, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास जो फोर्स था वो तो क्यू ई था, प्लीज ध्यान से देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। रही बात आर परपेंडिकुलर की, तो उसकी वैल्यू है पी इंटू साइन थीटा, आपने आराम से देखा बहुत जनरल नॉलेज से। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया क्यू टाइम्स पी ई साइन थीटा। इसी को कोई चाहे तो इफ यू वांट तो क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पी वेक्टर है ई वेक्टर है, तो हम समझ सकते हैं कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है, फिर उस हिसाब से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि टॉर्क भी इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, पी वेक्टर और ई वेक्टर के क्रॉस के इक्वल। इसलिए कहता हूं मैं वेक्टर पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, आ गया ना फिर से डायरेक्शन, फिर से कंफ्यूज करेगा आपको अगर नहीं पढ़ा होगा आपने कभी। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि पी वेक्टर जिस डायरेक्शन में, ई वेक्टर जिस डायरेक्शन में, दोनों को कर्ल करो फिंगर में। अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तब भी सभी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करो प्लीज जो चीजें बोलता हूँ कर लिया करो। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड में भी वो यूज होगा आगे जाके। ऐसा नहीं कि अभी यूज हो रहा, क्लास 11th में भी यूज हुआ था एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए। फिलहाल मैं बता दूंगा, चलो अभी के लिए काम चला दूंगा, ठीक है ना, देखते रहना अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो। लेकिन पढ़ लोगे तो थोड़ा ना और क्लैरिटी आती है, फिर हमें बोझ नहीं लगता, फिर हमें इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करके, उसी इंटरेस्ट के कारण तो पढ़ा रहा हूँ। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बस ठीक है। अब इसको एक बार फेयर कर लेते हैं क्योंकि आपको बातें समझ में आ चुकी है। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, रुकेंगे जरा थोड़ा सा, हाँ आ गया, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप हम इसको देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ मैं इसे, एक मिनट प्लीज़ थोड़ा सा रुकना। देखिएगा जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई वो सारे के सारे अब यहाँ देखेंगे हम करते हुए। देखो द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। क्यों नहीं है ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके कारण जितना फोर्स क्यू ई यहाँ पड़ रहा है उतना ही क्यू ई यहाँ पड़ रहा है, इसके कारण नेट रिजल्ट जीरो हो गया ट्रांसलेशनल फोर्स का। लेकिन इसमें कपल जनरेट होगा क्योंकि अपोजिट नेचर के फोर्स नॉट हैविंग अ सेम लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, इसलिए कपल जनरेट होगा। कपल की वैल्यू कितनी होगी? टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई है, वो 12 वो ये आपका कितना है? क्यू इंटू ई है। डिस्टेंस कितना है आपको मैंने बताया, ये डिस्टेंस इन्होंने जिस तरह से लिख रखा है ये बेसिकली डिस्टेंस नहीं है, आपको अगर समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? ई इज इक्वल टू कितना होता है, एक मिनट, एफ इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई ई बाई एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना यार, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो क्यू ई लिखा मैंने यहाँ पर। रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 12 साइन थीटा। हाँ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा हुआ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो Q इंटू 12 को हम क्या कह सकते हैं? P। मैंने थोड़ा लिखते समय शायद एरर किया था, ऊपर पे वो Q रह गया था मेरा, बाकी बात इतनी आएगी। और इसी को हम P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर कह सकते हैं, समझ रहे हो? तो टॉर्क का डायरेक्शन वही होगा जो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर को। आप सवाल ये कि कैसे निकलता है, तो हमेशा मैं 36 बार बताता हूँ बच्चों को, एक ही बात दोबारा आपको बता देता हूँ, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है डायरेक्शन कैसे निकलती है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर A वेक्टर है और एक वेक्टर B वेक्टर है, दोनों के दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस हो रहा है। कोई पूछ रहा है कि क्रॉस होकर डायरेक्शन कितनी निकलेगी, तो आप बोलना कि ए में अपना राइट हैंड रखो, बी की तरफ कर्ल करो, जहां थम जाएगा इस बारी में ऊपर को जा रहा है, इसलिए इनका डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। अब इस बार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस बार ये डायरेक्शन है पी का, ध्यान से प्लीज, और ये डायरेक्शन है ई का, ध्यान से देखिए। और हमें पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करना है, पी पे हैंड रखो राइट वाला, ई की तरफ कर्ल करो, अंदर को जाएगा। अगर मैं इस प्लेन को, जो आपकी स्क्रीन का प्लेन है, उसमें मानू नहीं लाई करता, तब तो स्क्रीन के इनवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन के इनवर्ड टॉर्क लग रहा है, यानी कि इस स्क्रीन के इनवर्ड टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, इनवर्ड लगेगा, इन टू दी प्लेन लगेगा इस केस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस वही सब बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, क्योंकि मैंने आपको निकालना सिखा दिया। टॉर्क की बाकी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। टॉर्क करेगा क्या वो हम देख लेते हैं। तो यही चीज़ जो मैंने आपको भी बताई वो यहाँ पर बताई जा रही है इस बारे में। अब देखो इनका जो ये दिख रहा है, ये इनवर्ड को दिखाने का तरीका है इनका, डॉट डॉट डॉट। अगर नीचे दिखाना होता तो सीधे बोल्ड लाइन बनाते, डॉट डॉट इसलिए बनाए क्योंकि बताना चाह रहे हैं प्लेन के अंदर गया। केस क्या लग सकते हैं सर? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा था। हम बोल सकते हैं कि यार एक काम करते हैं कि थीटा को जीरो रख लेते हैं। थीटा को जीरो का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट भी हो गया। मतलब क्या सर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था ना, अपने अपने चार्जेस को बिल्कुल ऐसे रख दिया, ऐसे टिल्टेड नहीं रखा हुआ अपने डायपोल को, डायपोल को पहले से ही ऐसे रख रखा। अब बताओ कुछ हो पाएगा सर? देखो ना, आप खुद ही देखो, क्या कुछ हो पाएगा? आप इस वैल्यू से देखो, टॉर्क इज इक्वल टू कितना रहेगा? जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। ये बोला कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगना चाहिए था? सोचो, जनरल नॉलेज से सोचो। क्योंकि सर यहाँ पर ना इसलिए नहीं लगना चाहिए था,
क्योंकि माइनस क्यू यहाँ होता, प्लस क्यू यहाँ पर होता, इसको तो धक्का क्यू ई से यहाँ को पड़ता, इसको धक्का क्यू ई से यहाँ को पड़ता। अब मुझे बताओ ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो गए कि नहीं हो गए? टॉर्क जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बस इसलिए नहीं लगा। और अदरवाइज फॉर्मूले से करना चाहते हो तो थीटा जीरो जाने के कारण सब कुछ जीरो हो गया। केस टू क्या होगा सर? केस टू में, केस टू का मतलब क्या, पहले ये तो समझ लो। केस टू का मतलब ये है कि डायपोल आपका ऐसे हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू, आपने ऐसे रख दिया डायपोल को, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, और आप जानते हो कि ये आपका पी का डायरेक्शन हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्या कपल जनरेट होगा सर? देख लो, ये प्लस क्यू को इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू को इधर, कपल जनरेट होगा सर? बिल्कुल होगा कपल जनरेट। और ये इस बार का वो केस है जब मैक्सिमम कपल जनरेट होगा। सोचो क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो अभी है ना, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस अभी ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखोगे हाँ होगा, और साइन 90 रखो, डायरेक्ट करना चाहते हो साइन 90 वैल्यू रखो, 1 होगा, ये हो गया। 180 का केस क्या है सर? 180 का केस ये है कि आपने इस बार माइनस क्यू प्लस क्यू थे ना, आपने इसको प्लस क्यू कर दिया, इसको माइनस क्यू कर दिया। अब देखो ये माइनस क्यू, इस माइनस वाली प्लेट इसको इधर को धक्का मारेगी, ये प्लस वाली प्लेट इसको इधर को धक्का मारेगी। आप समझ पा रहे हो 180 डिग्री का मतलब? समझ पा रहे हो आप सिचुएशंस क्या है? और उसके कारण हमारा टॉर्क फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से सेम लाइन ऑफ एक्शन में आ चुके हैं, इसलिए टॉर्क फिर से जीरो। तो टॉर्क मैक्सिमम कब लग पा रहा है? हमारा 90 डिग्री के एंगल पे, जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। मिनिमम टॉर्क कहाँ पे सर? यहाँ पे कह लो, यहाँ पे कह लो, मिनिमम टॉर्क है जो कि जीरो के इक्वल है। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट टॉपिक है, 5 से 10 मिनट ले रहे हैं, खत्म, टॉपिक खत्म, ठीक है। आ जाओ ले लेते हैं। होता क्या है, एक बार कुछ मत पढ़ो भी लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ जो वो देखेंगे। ऐसे करता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ आपको ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। देखो यहाँ समझना जरा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हमारे पास फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक माइनस क्यू और प्लस क्यू करके हमने एक चार्ज का डायपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, वरना छोटा सा डिस्टेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नो डाउट इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट वो है, डायपोल मूवमेंट है, क्योंकि नेगेटिव से प्लस की तरफ होता है, नो डाउट, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब क्या होगा सर, और क्या क्या हो सकता है इसमें? हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है कि यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकालना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम पता करना चाह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे इलेक्ट्रिक डायपोल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो पता करना चाह रहे हैं। उसका तरीका ये है कि सर मान लेते हैं स्टार्टिंग में किसी थीटा 1 एंगल पर पहले से टिल्टेड सा से रखा हुआ था, जरा देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं हमने इस डायपोल को, मुझे लगता है ना यार इसको ना मुझे डायरेक्ट एनिमेशन से समझाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से बेहतर वो होगा। देखो मैं बताता हूँ, सब सिस्टम देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू समझ में आता है, 2L के बीच का डिस्टेंस समझ में आता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट थीटा 1 एंगल बना रहा था। प्लीज ध्यान से सुनना, फोर्सेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्यू ई वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट। अब आप बोलोगे यहाँ माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने डायरेक्शन दिखा दिया ऑलरेडी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना चाह रहा है, तो प्लस क्यू ई दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, उन्होंने अपनी इसको ना टिल्ट किया किसी सर्टेन एंगल पर, डी थीटा एंगल पर। मैं इसको यहाँ पर रफली दिखा भी देता हूँ आपको, इन्होंने किया गया है। ये आपका पहले ऐसा था ना, देखना समझना प्लीज। ये पहले थीटा 1 एंगल पे था, इन्होंने इसे टिल्ट करके किसी सर्टेन टिल्ट करके एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा का। यानी पहले अगर इसकी पोजीशन, पहले इसका नाम अगर ए बी था, तो वही ए बी बेसिकली अब यहाँ आ चुका है। आप चाहो तो उसको नाम अलग दे दो थोड़ा दिखाने के लिए, ए डैश बी डैश। ए बी अब ए डैश बी डैश की पोजीशन में आ गया, क्योंकि उन्होंने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा वर्क डन कराया। कौन सा वर्क डन? एंगुलर वर्क डन। यानी उस हिसाब से अगर हम पूछे कि वो वर्क डन जो छोटा सा था उसकी वैल्यू क्या होगी? सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार फोर्स कौन सा होगा? एंगुलर वाला। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एंगुलर वाला। रही बात इनकी वैल्यू क्या आप रख सकते हो? सर टॉर्क तो अभी हमने देखा पी ई साइन थीटा होता है, इंटू डी थीटा होगा। लेकिन सर हमें तो टोटल अगर निकालना है तो कैसे निकाले? तो टोटल निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको इसे सर्टेन लिमिट से सर्टेन लिमिट तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी आप मान लो कि स्टार्टिंग में थीटा 1 पर था और फाइनली ये किसी पोजीशन पे थीटा 2 एंगल पे पहुंच गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, और आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में थीटा 1 पर था और फाइनली ये थीटा 2 पर पहुंच गया, थीटा 2 एंगल पर पहुंच गया। मैं बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पूरी बातों को, ठीक है। मैं एक बार रफली आपको कैलकुलेशन थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। बस पी की वैल्यू क्या होती है? 2QL, वो सब कुछ कांस्टेंट है, मेरे ख्याल से बाहर आ जाएगा। सी ई भी हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, माइनस का कॉस थीटा होता है। और लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट लगा दो cos थीटा 2 माइनस करके cos थीटा 1 लिख दो। और आप चाहो तो फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हो कि प्लस माइनस को अंदर भेज दो, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये कैलकुलेशन आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दिखाऊंगा मैं भी करके यहाँ पर। ये मैंने आपको रफली इसलिए बताया कि कहीं पे एरर हो तो बता दूंगा मैं आपको, कैसे कैसे वहाँ पर डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब एक एक करके हम केस लगा के समझेंगे सिचुएशन क्या थी। अभी ये मैंने मैथ्स को पहले अलग करके समझा दिया आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सिचुएशन समझेंगे कि सिचुएशन क्या क्या थी। देखो दोबारा से, ऐसे था डायपोल, कैसे भी रखा था हमने उसे एक सर्टेन एंगल पे θ1 पे स्टार्टिंग में, फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, उसको ना एक हल्का सा शिफ्ट दिया। हम पता है क्या करना चाह रहे हैं, हम पता करना चाह रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले मैं हमेशा फिजिक्स पढ़ाते समय बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होना चाहिए। किसे कहते हैं, जब भी आप किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हो तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कैसे मतलब सर ऐसे कि जैसे एक पेन है, मैंने इस पेन को उठाया, ज़मीन से ऊपर उठाया, भले ही आपको महसूस ना हो रहा हो, लेकिन आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत भारी काम कर रहे हो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि ग्रेविटेशनल कहाँ खींचना चाहता है, नीचे, आप कहाँ ले जा रहे हो, ऊपर। तो आपने क्या कर दिया, इसमें एनर्जी स्टोर कर दी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ोगे नीचे गिरेगा, आवाज आएगी, साउंड एनर्जी कहाँ से डेवलप हुई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी से। नीचे गिरेगा, वेलोसिटी आएगी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से डेवलप हुई, आपने जो पोटेंशियल एनर्जी दी उसका कन्वर्जन है वो। एक रबर बैंड है, वो मीन पोजीशन पर रखा हुआ, आप उसे खींच रहे हो, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स वहां पड़ना चाह रहा है, वो वापस जाना जा रहा है, लेकिन आप तब भी खींच रहे हो। मतलब क्या, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ रखा था, मैं इसे वहां को धक्का मार रहा हूं लेकिन ये वापस यहां आना चाहता है, इस बीच में मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात, नहीं समझे यार, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, मतलब सॉरी ये प्लस क्यू है, इस पे फोर्स इधर को पड़ रहा है, ये माइनस क्यू है, बेसिकली इस पे फोर्स इधर को पड़ रहा है। एक कपल जनरेट होना चाहता है जो चाहता है कि मैं इसको ऐसे घुमा दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कपल जनरेट होना चाहता है जो उसको ऊपर भेजना चाहता है, इसको नीचे भेजना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं इसको वापस घुमा दूं जो यहाँ रखा हुआ डायपोल। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसे करके और धक्का मारा, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, वापस आने की। अभी आपको पता चलेगा कि ये इसके लिए सबसे अच्छी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन पे। अपने पीछे देखा भी कि टॉर्क यहाँ पे 0 लगता है इस पोजीशन पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको जबरदस्ती ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स इसको चाहता है कि मीन पोजीशन पे ले आऊं, लेकिन मैं इसको धक्का मार के खींच के d θ एंगल पे ले जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया इस बीच में, सर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी, उसी को तो निकाल रहा हूं मैं। और पोटेंशियल कितनी होगी, जितना आपने वर्क डन किया वही। अब आपको शायद कैलकुलेशन समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से उस फिगर को देखो, ये दिखा, ये मैंने टिल्ट किया, कितना एंगल टिल्ट किया सर, मैंने इसको d θ एंगल का डिस्प्लेसमेंट दिया एंगुलर, बस। अब इसी के कारण ये टोटल जो इसकी फाइनल पोजीशन बन गई, अब वो बन गई θ2। इनिशियली ये θ1 पर था, मैंने इसे यहां पर ले गया, तो ये टोटल के साथ θ2 एंगल पे आ गया है टोटल के साथ, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने d θ का किया। ठीक है, बस इसी चीज को समझना है। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, सर टॉर्क को लिख नहीं पा रहा था मैं, इसलिए टी लिख दिया मैंने, आप समझ जाना, टॉर्क मिल नहीं पा रहा था सिंबल। ठीक है, तो टॉर्क d θ, टॉर्क का सिंबल ऐसा होता है, ये टॉर्क की वैल्यू पीछे देखी, लिखी, ये सारे कैलकुलेशन अभी जस्ट मैंने बताया। तो हम फाइनली इनिशियली हम थे θ1 पोजीशन पे, फाइनली हम पहुंच गए θ2 पोजीशन पे, बस। ये मैंने आपको बता दिया था, साइन का नेगेटिव कॉस होता है, वो आएगा कैसे करके, नेगेटिव अंदर जाएगा, θ2 को θ1 आगे पीछे कर देगा, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब सुनना प्लीज, ये आंसर आ चुका है। अब मेरी बात सुनो लास्ट, क्योंकि असल में इसका मेन मोटिव वहीं पर छुपा हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह पे कुछ भी नहीं है। सुनो मेरी बात, देखो ये क्या करेंगे ना, कुछ बोलेंगे इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्ररी टेकन 0 व्हेन द डायपोल इज एट 90 डिग्री। क्या होता है ना कि यार जैसे क्या होता है कि जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं चाहूँ तो इस पेन के लिए अपने चेयर के बराबर का लेवल को मान लूँ कि ये इसका ग्राउंड लेवल है चेयर को, या फिर मैं चाहता हूँ तो मैं फर्श को इसका ग्राउंड लेवल मान सकता हूँ, मैं या चाहूँ तो उसके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है उसको मान सकता हूँ। ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं किसे mgh लेते समय h कहाँ से लेना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो है ना। mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है कि वो किसके रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में वो लेवल क्या लेना चाह रहा है, ग्राउंड लेवल क्या लेना चाह रहा है, समझ लो। वैसे ही ये बोल रहे कि अगर हमने, मैं इसके अपोजिट भी लूंगा, आपको लेके दिखाऊंगा, लेकिन ये कह रहे कि मान लेते हैं हम 90 डिग्री को मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है। अगर वो ग्राउंड लेवल है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, मेरी बात समझना, समझ रहे हो आप। उन्होंने ग्राउंड लेवल किसे अज्यूम कर लिया, उन्होंने ग्राउंड लेवल अज्यूम कर लिया 90 डिग्री एंगल को, यानी वो कह रहे हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। मतलब ये मान लो कि माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये 90 डिग्री बन रहा है, उन्होंने कह दिया कि ग्राउंड लेवल है, यानी उनका कहने का मतलब है कि यहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब प्लस या माइनस हो सकती है एनर्जी, प्लस हो रही है तो इसका मतलब आप वर्क डन करने लग गए अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, अगर प्लस होने लग गई तो। बस हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको रिलेट करा रहा हूं, प्लीज यहां देखते हुए चलो बस। तो उन्होंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू इतनी हो जाएगी, मैंने बोला देखते हैं कैसे होगी, ऐसी थोड़ा हो जाएगी, चेक करते हैं। यानी उनके अकॉर्डिंग θ1 इसका मतलब 90 डिग्री है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल किसको मान लिया 90 डिग्री को, यानी वो मान रहे कि स्टार्टिंग में हमारा ऐसे रखा हुआ, ये मान के चल रहे हो स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ,
आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, कभी भी रखा हो नहीं सकता ऐसे, क्योंकि ये हमेशा टिल्ट होकर वापस यहीं पहुंच जाने वाला है। लेकिन वो मान रहा है कि जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमने उसे यहाँ पाया एक बार के लिए, भले हाथ से खड़ा किया वैसे पकड़ के, तो इनके लिए एक तरह की 90 डिग्री क्या हो गई। अब जैसे मान लिया मैंने ज़मीन के ऊपर फर्श के ऊपर रख दिया अपने पेन को, तो वैसे तो कायदे से फर्श थोड़ा ना ग्राउंड है, तो और नीचे जाना चाहता है कायदे से, तो इसकी स्टेबल पोजीशन तो बिल्कुल अर्थ का सेंटर है, लेकिन मैं अर्थ के सेंटर पे तो नहीं रख सकता ना हर बार अपनी चीज़ को ले जाके। तो मैंने एक चीज़ पे रख लिया, मैंने इस पर रख लिया अपने हाथ पे, तो मेरे लिए ग्राउंड लेवल बन गया। लेकिन आप जानते हो ये मीन पोजीशन नहीं है, वैसे ही कर कर ये मीन पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने सेटल कर दिया, हमने पकड़ रखा, अभी तो हो सकती है, ठीक है। तो हमने थीटा 1 इसके लिए 90 डिग्री डिफाइन कर दिया, और जो थीटा 2 है उसे थीटा 2 ना कह के सिर्फ थीटा कह देंगे, सिर्फ थीटा कह देंगे, सुनना बात को। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो आपका वर्क डन कितना हो रहा है, पीई कॉस ऑफ 90 कितना हो गया 0, और कॉस थीटा 2 कितना हो गया कॉस थीटा, और उस हिसाब से आपका वर्क डन, वो जो नीचे उन्होंने लिखा वो आपको दिख रहा होगा। अब ऐसा क्यों आया वो मैंने आपको लॉजिक बताया इसका, जबकि मैं इस फेवर में नहीं रहता कि इसे 90 मानो, मैं तो 0 मानता हूँ, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा भी कर ले या वैसा भी कर ले, वो सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है, ये हो गया। नोट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्रेरी, जो मैंने आपको बातें समझाई वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट इस पे केस ले रहे हैं, इस पे आप सोचो कि थीटा अगर आपने 0 डिग्री रख दिया, मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हुआ सर कि स्टार्टिंग में तो वो 90 डिग्री पे था, माइनस क्यू प्लस क्यू, स्टार्टिंग में तो वो 90 डिग्री पे था जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन हमने फाइनली उसको 0 डिग्री पर ले आया, यानी ये समझ रहे हो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये स्टार्टिंग में ऐसे था, किसी पोटेंशियल एनर्जी पर था ऑलरेडी, मैंने इसको घुमा के इतना घुमाया कि मैं 0 डिग्री पर ले आया इसको। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा थीटा कितना हो गया, उसमें 90 डिग्री, क्योंकि मैंने थीटा कितना कर दिया 90 डिग्री घुमा के ले आया, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो भाई कह रहा है कि उस समय u की वैल्यू माइनस पी के बराबर हो गई, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। वैसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है, सर मैं ना 0 डिग्री पे नहीं बल्कि मैं इसे 90 डिग्री पे ले गया घुमा के, मतलब मेरा थीटा 2 भी फाइनल भी थीटा 2 है वो 90 डिग्री ही रहा। मेरी बात को समझो, मुझे लगता है कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पे, स्टार्टिंग में कोई यहाँ पर था रखा हुआ। एक केस ले रहे हैं कि हमारा फाइनली ये 0 पे दिखना चाहिए, इनिशियली तो 90 पे दिख गया आपको, आपने क्योंकि मान के चल रहे हो आपका स्टेबल केस 90 है, आप ऐसा मान के चल रहे हो कि ग्राउंड लेवल 90 है, ठीक है। तो थीटा 1 आपने अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया, लेकिन थीटा 2 फाइनल पोजीशन कहाँ होगी, हम बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं फाइनली यहाँ रहे तो उस समय थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसीलिए थीटा 0 रखा। तो बता रहा है कि जब आपका स्टार्टिंग में आपने यहाँ रखा था उस समय तो इसकी वैल्यू इतनी आती है, माइनस का पी ई, देखते हैं कितनी आएगी, सोचो कितनी आएगी। थीटा अगर आप चाहते हो 90 ही रहे फाइनल में तो ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। फिर कन्फ्यूजन हो गया ना, अच्छा कन्फ्यूजन हो गया आपको, रुक जाओ, कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। देखिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से समझना जरा, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये माइनस क्यू प्लस क्यू हमने मान के चले स्टार्टिंग में कि हम इसे 90 डिग्री पर ओरिएंटेड मान रहे हैं, थीटा 1 हमने 90 ले लिया, जैसे ही हमने इसका थीटा 1 90 लिया और थीटा को फिक्स छोड़ दिया इसको, क्या इसको कहीं भी घुमाना, तो उसके कारण हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब सोचो कि आप बोल लो थीटा नहीं मुझे 90 ही रखना है, इसका थीटा भी 90 रखना है, मतलब आप बताएं क्या कहना चाहते हो। आप कहना चाहते हो कि स्टार्टिंग में ये जो आपने लिया था वो तो ठीक है, आप कहना चाहते हो ये फाइनली हमें यही मिलना चाहिए, तो आप जैसे यहाँ पे रखोगे यू का आंसर 0 आएगा। 0 मुझे बताओ आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, क्योंकि सर आपने इसी को ग्राउंड लेवल माना है, और ग्राउंड लेवल में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है, क्योंकि आपने बोल लिया कि मेरा फर्श जो है वो मेरा ग्राउंड लेवल है, उससे एच हाइट तक उठाता हूँ कुछ mgh आएगा, लेकिन अगर फर्श पे ही रहने दो तो, अगर फर्श पे ही रहने दो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं सर मुझे थीटा ना 0 पे भेजना है, यानी थीटा 90 पे नहीं रहना चाहिए 0 पे, तो उस समय जैसे आप cos 0 रखोगे तो वो माइनस पी ही आ जाएगा ये। लेकिन कोई कह रहा नहीं सर मुझे 180 पे चाहिए, तो 180 पे चाहिए तो वो अभी यहाँ पर था ना, वो घुमा के यहाँ ले जाएगा 180 पे, और जैसे ही हम वहाँ cos 180 रखोगे उसकी वैल्यू -1 होती है, उसे +1 कर देगी, और यही सारे केसेस यहाँ पर रखे हुए हैं ये वाले। अब इसमें इसने क्यों बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसने इसको क्यों बोला कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे तो एंड हो गया अपनी कहानी का, लेकिन ऐसे में एंड हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, ठीक है। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, इवन मैं एक नया पेज लेके यार एक्सप्लेन कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इधर देखो, इतना टाइम ले लिया उसके बावजूद भी टॉपिक ही समझ नहीं आया तो क्या फ़ायदा। इधर देखो माइनस प्लस की ये था सब कुछ, हमने इतना तो पता कर लिया कि इसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने पता किया स्टार्टिंग में पी ई, देखो स्टार्टिंग से आ रहा हूँ मैं, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इतने तक हम पहुँच चुके थे। वो जो उन्होंने केस लिया अभी तक जो कुछ मैंने बताया समझ में आया तो ठीक, वरना मैं अपना प्राइवेट केस ले रहा हूँ, वो ये है कि इफ़ थीटा 1 = 0 डिग्री, ये मेरा पर्सनल केस है जो मैं ले रहा हूँ, शायद इससे समझ में आ जाएगा आपको।
मैं बताऊँ क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब हमने ऑब्जर्व किया ये ऐसे पड़ा था, क्योंकि नेचुरल चीज़ भी यही कहती है पड़ा ही होना चाहिए था ऐसे स्टार्टिंग में, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल है, उससे ज़्यादा सूटेबल ये रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि जब हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए आए हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल भी पड़ा हुआ था। ये बिल्कुल सर ये एक जायज़ बात लग रही है, बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही होगा स्टार्टिंग में जब हम आए होंगे। ठीक है, ये था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया कि उसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक सर्टेन एंगल पे से रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ -q + q, और एक सर्टेन एंगल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना दिया थीटा, इसलिए मेरा वो थीटा टू थीटा रहा, मतलब फाइनली मैं से किसी थीटा पर मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया। अब सवाल यह है कि अब इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप फॉर्मूला ऊपर देखो cos θ1 तो cos 0 तो 1 हो जाएगा माइनस, ये मैं फॉर्मूला जब बनाता हूँ ना तो मैं ऐसा बनाता हूँ, मेरा फॉर्मूला ऐसा दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला दिखता कैसा, उसका एजेंस दिखना एक ही दिखेगा बार बार, चाहे आप पीछे से रिलेट करना जो मैंने अभी बताया था। इधर देखो अब क्या है, अब हम इसमें 1 बाय 1 केस रख सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरा स्टार्टिंग में यहीं पे था ना, मैंने फाइनली भी यहीं पर रहने दिया, अभी भी थीटा 0 ही है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, 1 - 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, u0। मुझे बताओ सर होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि इसी को मैंने अपना ग्राउंड लेवल माना, ग्राउंड स्टेट माना, और आप जनरल नॉलेज से भी समझ पा रहे हो कि ये वो कंडीशन है जहाँ पर इस पर किसी भी तरह का टॉर्क वगैरह नहीं लग रहा, कोई तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसकी रिलैक्स की पोजीशन है ये, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी ही चाहिए थी, है। सेकंड केस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे था, मैं इसे घुमा के पूरा 90 डिग्री तक, अब सोचो क्या चाहता है, ये चाहता है मैं वापस यहाँ आ जाऊँ, क्यों? क्योंकि इस पर टॉर्क जनरेट होगा, कपलिंग फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि ये इसको उधर ले जाएगा, ये इसको इधर ले जाएगा, कपल जनरेट होकर इसको वापस खींच के इधर लाना चाहता है। लेकिन अगर मैंने ज़बरदस्ती से उठा के यहाँ से यहाँ तक लाया हूँ तो मैंने इसके अंदर एक पोटेंशियल स्टोर किया जो मेरे वर्क डन के इक्वल है यहाँ से वहाँ तक के, तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं ऊपर, u बराबर PE cos 91 0 होता है, तो इसका मतलब ये PE × 1 इतना हो जाएगा, और आपको दिखना चाहिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आप इतनी स्टोर कर सकते हो, उसमें ये कहना चाह रहा है। अच्छा, एक तीसरा केस ले लेते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब क्या होगा सर, u इज इक्वल टू PE 1 - 1, 1 माइनस और -1, क्योंकि cos वो 2 हो गया, ओ माय गॉड मैं गलत फहमी में था, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ये मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है, ये है। अब इसको फिजिक्स हटाओ, मैथ्स हटाओ, अब आ जाओ जनरल नॉलेज पे, सिंपल जनरल नॉलेज पे, इस पर कोई चक्करबाजी नहीं चलेगी, सिंपल जनरल नॉलेज चलेगा। आप सोचो कि कोई भी डायपोल जब ऐसे रखा होगा ना, ये इसके लिए सबसे बेहतरीन कंडीशन है किसी डायपोल के लिए। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, किसी भी डायपोल के लिए -q से +q, ये इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है, ये इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप देखो इस पर कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा होगा, अभी ध्यान से देखो, ये फोर्स इसको यहाँ को धक्का देना चाह रहा है, ये फोर्स इसको यहाँ को खींचना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, सारी सिचुएशन इसके कंट्रोल में है, कोई कपल वगैरह कुछ नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसी डायपोल को अगर हम ऐसे रख देते हैं, -q और +q ऐसे रख लेते हैं, अब समझना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूसली लग ही रहा है, वो सब कुछ लग रहा है, और हम जानते हैं कि ये इसको खींच के यहाँ लाना चाहता है, क्योंकि इस पर कपल लग रहा है ऐसे करके, और वो कपलिंग फोर्स को घुमाना चाहता है। तो अब हम इतना तो कह सकते हैं कि सर ये अनस्टेबल है, स्टेबल तो नहीं है, मतलब अगर आप इसे छोड़ोगे तो वापस घूम के आ जाएगा, ऊपर वाले में छोड़ोगे तो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। तीसरा केस सुनो, तीसरा केस क्या हो सकता है, आपने घुमाते घुमाते इसको ऐसा कर दिया कि प्लस चार्ज को घुमा के इधर ले आए बिल्कुल, और माइनस, आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल घुमा के प्लस को पूरा 180 घुमा के ले आए, तो अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है जैसे पहले था, यानी क्या, यानी ये प्लस वाला इस प्लस वाले को इस बार अंदर को धक्का मार रहा है, ये इसको इधर को धक्का मार रहा है, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब रही बात ये सोचो कि इसकी मीन पोजीशन ये थी, आपने बताएंगे क्या, पहले इतना घुमा के लाए तो इसकी टेंडेंसी वापस आना चाहता है, जब आप इसको और घुमा रहे हो, आपको पता है आप और इसमें वर्क डन लगा रहे हो और पोटेंशियल स्टोर कर रहे हो, और आपने बहुत पोटेंशियल स्टोर कर दिया। ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे आपने इसे रख तो दिया, अभी ये है तो स्टेबल, जैसे ही आप हाथ हटाओगे ना ये फटाक से भाग के इधर आएगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम तो है एक मायनों में, क्यों, क्योंकि इस पर टॉर्क वैसे लग नहीं रहा, टॉर्क नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि कपलिंग फोर्स 0 हो जाएगा इस बार भी, टॉर्क तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हाथ हटाओगे वापस छटक के आ जाएगा। क्यों आ जाएगा छटक के, क्योंकि इसके अंदर आपने वर्क डन स्टोर कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है वर्क डन की फॉर्म में, क्योंकि इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो कायदे से ये है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और देखा जाए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस केस में, तो इसीलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इक्विलिब्रियम स्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये हम दोनों के बीच का केस होगा।
सिंपल सा हो गया, कहानी खत्म, घर जा रहे हैं, ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसे इसकी ज़िंदगी में। जैसे हमने इसे उठाना चालू किया, पोटेंशियल स्टोर होने लगे, स्टोर होने लगे, स्टोर होने लगे, स्टोर पी हो गई, और क्या और क्या, और बहुत भयंकर स्टोर होने लगी, हमें बहुत धक्का महसूस हो रहा, लेकिन हमें यहाँ टिका रखा है, ठीक है टिका हुआ, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा, टॉर्क नहीं लगा, जैसे हम छोड़ेंगे ना भटैक से भाग के इधर आएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब मुझे थोड़ा फील आया इसमें, ठीक है, बस आई थिंक अभी क्लैरिटी है, ठीक है। बस आप ध्यान रखना, इसमें इन्होंने अपने ग्राउंड लेवल को 90 डिग्री मान लिया। आप चाहो तो मेरे वाले से कर सकते हो, इस वाले से मत करो। उस समय मुझे लगा था कि ये सही रहेगा, लेकिन आप उससे ही कर लो जो मैंने अभी बताया। आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई। आई होप स्टूडेंट्स हम लेक्चर को करने में सफल रहेंगे, और हमारा जो लास्ट टॉपिक, ये टॉपिक था, एंड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। उसको ही मैं कोशिश करूँगा एक में हो जाए, ठीक है, वरना 2 लेक्चर लेके आराम से कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने करा दिया। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, लास्ट तक अगर आपने लेक्चर देखा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हमने सर लास्ट तक देखा था और हमें समझ भी आया है, और कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। 9520387009 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।